हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग आपके रिलेवेंट कॉस्टिंग का एक चैप्टर है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है ना यार। आज तो सर पढ़ाते गए एससीएम पेपर नंबर 16, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम और भी दूसरे टॉपिक का लेंगे, बट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिलेवेंट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। तो अब ये आपको अपनी बुक नजर आ रही है, जिन्होंने मेरे से क्लास लिया हुआ है डेफिनेटली उनको तो इसी तरीके का दिखेगा। अब पॉइंट आता है सर, जिन्होंने हमारी क्लास नहीं ली और ये लेक्चर वो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। हमारी वेबसाइट है lpacma.com, यहां पर नीचे आपको लाइन में लिखी हुई नजर आ रही है, वहां पर जाना है। वहां पर आप लोगों को सिंपली अपने नाम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज टैब पर जाना है। फ्री रिसोर्सेज टैब में सीएमए फाइनल एससीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसमें आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक इंस्टीट्यूट कंटेंट और एक आशुतोष लाटा कंटेंट। आशुतोष लाटा कंटेंट के अंदर आप जाइएगा और वहां पर एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर जाकर के आप कॉस्ट 2023-24 के नाम से एक जो है पूरी की पूरी एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट की जरूरत अगर आपको महसूस हो और आपको लगे कि यार नहीं यार 10-20 रुपए 30 रुपए का प्रिंट आउट निकाल लेने से हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारी नेटवर्क में बहुत बड़ा लॉस नहीं आएगा, तो प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है ना। चलो जी, अब हम लोग ज्यादा समय नहीं खराब करते हुए सीधा डिस्कस करते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग के उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो मुझे लगता है कि समवेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ उनमें आप लोगों के लिए काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर का आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी बुक में है। आप लोगों के लिए अगर मैं बता दूं तो जून 2023 में ये 6 मार्क्स का आया था ओल्ड सिलेबस में। दैट मींस सिलेबस 2016 में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार ढंग से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करेंगे। आइए जी, कृष्णा राइस स्टोर्स हैव बीन अप्रोच्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ए लोकल टेम्पल फॉर द सप्लाई ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ राइस फॉर द एनुअल टेम्पल फेस्टिवल। आप लोग क्या हैं, हम लोग हैं साहब कृष्णा राइस स्टोर। कृष्णा राइस स्टोर जो कि जिसको अप्रोच कौन कर रहा है, एक लोकल अथॉरिटी जो कि टेम्पल है। सपोज से हमारे बगल में आपके भोले बाबा का टेम्पल है, तो भोले बाबा के टेम्पल पर क्या हो रहा है, कोई एनुअल फेस्टिवल हो रहा है। लेट्स से आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि का एक पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ, उनको कुछ सप्लाई, उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, मंदिर के अंदर कुछ भोजन प्रसादी वगैरह वो बना रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, राइस चाहिएगा। तो वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप बड़े लोग हैं, आप व्यापार कर रहे हैं किसका, राइस का। द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं महाशिवरात्रि, आप समझ जाइएगा। तो ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑन एन एवरेज 1000 पीपल विल बी फेड पर डे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 10 दिन ये पर्व चलने वाला है और 10 दिन के अंदर क्या है, ऑन एन एवरेज हर दिन 1000 लोग भोजन प्राप्त करने वाले हैं। द टेम्पल रिक्वायर 30 बैग्स ऑफ राइस। और इस टेम्पल को क्या जरूरत है, टेम्पल को जरूरत पड़ेगी भैया टोटल 30 बैग ऑफ राइस विद ईच बैग कंटेनिंग 100 kgs। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको ये जो 1000 लोग पर डे के आएंगे, 10 दिन तक 1000 लोग खाएंगे, दैट मीन्स टोटल 10,000 लोग क्या है, खाना खाने वाले हैं। और उनके लिए हमको टोटल 30 बैग्स की जरूरत होगी राइस की, और हर एक बैग में 100 किलो होगा। मतलब कुल मिलाकर के 1 क्विंटल का एक बैग है और उसमें 30 बैग की रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि 30 बैग मल्टीप्लाई बाय 100 kg, दैट मीन्स टोटल आप लोगों को 3000 किलो राइस की जरूरत पड़ने वाली है। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला ईच बैग वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। और हर बैग में क्या है, ग्रेड ए के 50 किलो, ग्रेड बी के 30 किलो और ग्रेड सी के 20 kg के पैकेट्स अवेलेबल है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूं। आप लोगों के लिए सपोज से ये एक बैग है, बैग
आप लोगों को अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं, देखो हम तो क्या है, शुद्ध हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो हमको तो वो चीज़ समझ में आती है। अब आप लोगों को आई डोंट नो समझ में आती है कि नहीं आती है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोग उसको बैग समझिएगा, और जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं मेरे जैसे, उनको बताता हूँ। कट्टा सुना है? कट्टा होता है ना, उस कट्टे के अंदर आपकी राइस आ रहे हैं। अब होता क्या है, इन्होंने कहा कि हर एक कट्टे में, हर एक बैग में 100 किलो आप लोगों के लिए क्या है, राइस है। लेकिन उस 100 किलो में से भी इन्होंने कुछ बाइफर्केशंस दिए हैं आप लोगों के, कि ग्रेड ए मतलब बहुत अति उत्तम क्वालिटी का, बहुत शानदार क्वालिटी का, बिल्कुल बासमती चावल, बहुत बेहतरीन वाला, जिसको खाते ही भाई साहब एक चम्मच खाते ही आपको पता चल जाए क्या, हाँ बहुत शानदार वाली चीज बनाई है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रेड ए उसमें 50 किलो मिक्स किया, 30 केजी आपका ग्रेड बी एंड 20 केजी ग्रेड सी। कुल मिलाकर के आपको इन्होंने 5:3:2 के रेशियो में उसका मिक्स दे दिया। तो क्या मैं अल्टीमेटली ये कह दूं क्या, इन्होंने तो क्या किया, ये बैग था, इस बैग में से 50 किलो तो आपका ले लिया ग्रेड ए, 30 किलो ले लिया आपका ग्रेड बी और 20 किलो ले लिया ग्रेड सी। इन्होंने ये तीनों के पैकेट्स बना लिए, मतलब कहीं ना कहीं पॉलीथीन से रैप करके डाल दिया होगा, कर दिया, ठीक है। अब हमारे को अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आ गया कि यार 30 बैग्स 100 केजी वाले तो 3000 किलो हो गए। 3000 किलो में से आपको इतना समझ में आता है कि ग्रेड ए जो है वो 1500 किलो होगा, ग्रेड बी जो है वो 900 केजी होगा, और ग्रेड सी जो होगा वो आपका 600 केजी होगा। सर ये कैसे निकाला? आपको पता है 30 बैग है, हर एक बैग में 50 किलो ए का आएगा, 30 किलो बी का आएगा और 20 केजी सी का आएगा। तो आप सिंपली 30 बैग को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 1500, 900 एंड 600 आपका रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गई ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी जो राइस है उनकी टोटल। आगे चलिएगा। द स्टोर एम्प्लॉय 5 लेबरर इन द शॉप। जो स्टोर्स है ना, मतलब हम लोग जो बड़े लोग हैं ना, व्यापारी लोग, उनके स्टोर में टोटल 5 लेबर जो है ना वो काम कर रहे हैं। 5 लेबर क्या मतलब, एक वो लोग जो कुछ कट्टे में भर रहे होंगे, कोई कट्टे की सिलाई कर रहा होगा, कोई कट्टे को लोड अनलोड कर रहा होगा, तो मतलब उन्होंने ऐसे लेबर रखे हुए हैं। एंड ईच ऑफ देम वर्क फॉर 8 hours a day 25 days in a month। और हर एक जो लेबर है, हर एक जो श्रमिक है, वो लेबर आपके 8 घंटे प्रतिदिन और महीने में 25 दिन काम करता है, मतलब कि 5 से 6 दिन का उसको ऑफ मिल जाता है। तो अकॉर्डिंगली वो आपके इतने घंटे काम करता है। आगे चलिएगा। फॉर दिस ऑर्डर दे वर्कड फॉर 5 days। और इस पर्टिकुलरली ऑर्डर के लिए उन्होंने 5 दिन का समय आपको दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां पर बात करूं, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, लेकिन मुझे माइंडसेट तो करके चलना है ना आगे, तो मुझे ये समझ में आ रहा है हर एक बंदा 8 घंटे काम करता है, और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो कितनी देर काम करेगा, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो काम करेगा आप लोगों के लिए 8 घंटे पर डे, और काम करेगा 5 दिन। तो 5 दिन काम करेगा 8 घंटे के हिसाब से, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 40 आवर्स काम करेगा एक लेबर, और टोटल 5 लेबर हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लेबर की कैलकुलेशन इफ रिक्वायर्ड। आगे चलो। द जनरल फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इज 50,000। जैसे ही मुझे कहीं ना कहीं जनरल फिक्स्ड कॉस्ट नजर आ जाता है, तो मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि यार ये जो है ना आपके रिलेवेंट तो नहीं होने वाला है, जनरल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये सिंपली एट्रीब्यूट की जाएगी या एब्जॉर्ब किया जाएगा। द स्टोर्स नॉर्मली सेल द राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन का कहना है जो स्टोर है वो नॉर्मली स्टोर जो है वो सेल करता है प्रॉफिट ऑफ। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चा जल्दबाजी में गलती कर बैठता है वो आप लोगों को नोटिस करने वाली बात है, और वो नोटिस ये करना है दोस्तों, इन्होंने यहां पर ये कहा है नॉर्मली सेल द राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बच्चों आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, कॉस्टिंग में मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप लोगों का क्वेश्चन तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक आप इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली करके आओगे, क्योंकि इतने टाइम से आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और सब कुछ चीजें आपने करी है। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि भैया सेलिंग प्राइस का 20%। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है तो 20 मेरा प्रॉफिट है, 80 मेरी कॉस्ट आएगी। क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है तो 20 मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का 20%, तो 100 का 20%, 20 विल बी माय प्रॉफिट। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट मेरा 20 है, तो भैया आप लोगों के लिए 80 विल बी माय कॉस्ट। द स्टोर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टोर ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या? ग्रेड ऑफ राइस,
स्टॉक ऑन हैंड क्वांटिटी, स्टॉक कितना आपके इन हैंड में है, एक्चुअल परचेज प्राइस की जब परचेज किया होगा तब क्या कॉस्ट थी, और करंट मार्केट प्राइस आपकी क्या है वो क्वेश्चन ने दिया है। ग्रेड में इन्होंने ए, बी, सी और डी 4 ग्रेड दिए हैं। मुझे इतना समझ में आया, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे ये नजर आ रहा था कि सर ग्रेड ए था, ग्रेड बी था, ग्रेड सी था, ग्रेड डी की तो हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमको ग्रेड डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि साहब हमारे पास हम ग्रेड डी भी रखते हैं, बिल्कुल कचरा वाला भी राइस हम लोग रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया इसमें स्टॉक डिफरेंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, उनकी एक्चुअल प्राइस जब इन्होंने परचेज किया था वो दे रखी है, और करंट में अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी करंट मार्केट प्राइस भी उन्होंने दे रखी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ग्रेड ए, बी एंड सी आर रेगुलरली यूज्ड बाय द स्टोर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान देने वाली बात है, जब भी क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी मटेरियल के रिगार्ड में अगर ये बात बोलता है कि हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो रेगुलरली इन यूज है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर इनकेस मुझे कोई भी स्टॉक में अवेलेबल है मटेरियल तो भी मुझे आपको करंट मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कहूं कि ग्रेड ए मेरे पास 1000 किलो स्टॉक में अवेलेबल है बट रेगुलरली इन यूज है। रेगुलरली इन यूज का मतलब यह है कि अगर मैं मंदिर को नहीं दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरे ऑर्डर्स हैं जहां पर ये यूज आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले को यूज कर लूंगा टेंपल को डिलीवर करने में, तो मुझे जो मेरे रेगुलरली यूज आ रहे हैं मेरे को वहां के लिए बाय करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको रेगुलरली जो जहां यूज आ रहे हैं वहां पर यूज करूंगा तो टेंपल के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे बाय ही करना पड़ेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला कि अगर कल को कोई क्वेश्चन आपको कहता है कि मटेरियल जो है वो आपके स्टॉक में अवेलेबल है और स्टॉक में अवेलेबल होने के बाद वो रेगुलरली इन यूज है। मैं मटेरियल के केस में रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच आपको समझाना चाहूंगा। मटेरियल के केस में अगर आपका कोई स्टॉक आपके पास अवेलेबल है और वो रेगुलरली इन यूज है तो इसका मतलब आपके लिए वो हुआ न हुआ बराबर है। आपको स्टॉक जितना भी रिक्वायर है वो पूरा का पूरा आपको ओपन मार्केट से ही बाय करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल है बट वो रेगुलरली इन यूज नहीं है तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में हमको देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक अवेलेबल था उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था। हम उसको सेल कर सकते थे तो हमारे लिए जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। और अगर कल को स्टॉक में अवेलेबल जो है मटेरियल वो अगर टॉक्सिक नेचर का है, टॉक्सिक नेचर का इसका मतलब यह है कि उसको हमें बल्कि डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर कल को उसको हमने हमारे किसी नए प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हमारी जो डिस्पोजल कॉस्ट है ना वो बल्कि सेव हो जाएगी। तो ऐसे केस में रिलेवेंट कॉस्ट हमारी माइनस में आएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है स्टॉक ऑफ ग्रेड डी, ग्रेड डी जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, रिप्रेजेंट परचेज ऑफ अनदर ऑर्डर विच वॉज कैंसिल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये स्टॉक ग्रेड डी का दिख रहा है ना, ये ग्रेड डी का स्टॉक दिख रहा है 500 किलो। ये 500 किलो हमारे पास जो बाय हुआ था वो किसी ऑर्डर के लिए हमने बाय किया था बट अब वो प्रेजेंटली हमारे को वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। अब वो अगर ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया है तो क्या अब हमारे को ये ग्रेड डी की जरूरत है क्या? आंसर है नो, कोई जरूरत नहीं है। तो आगे क्या बोलता है? तो क्वेश्चन बोलता है दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ग्रेड सी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द टेंपल। क्वेश्चन ने बोला कि जो ग्रेड डी के लिए हमने जो 500 किलो परचेज किया था वो किसी अनदर ऑर्डर के लिए किया था जो कि कैंसिल हो गया है बट हमने टेंपल मतलब कि हमने मंदिर समिति वालों से पूछा, मंदिर सोसाइटी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मटेरियल डी जो है आपका वो राइस ग्रेड डी वाला भी हमारे को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मतलब कि ग्रेड डी को एज ए ग्रेड सी हम लोग यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि चाहे ग्रेड डी का ही क्यों ना हो उसको हम एज ए ग्रेड सी का मानते हुए काम में ले लेंगे। अदरवाइज विद नो ऑल्टरनेटिव यूज, लेकिन इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव यूज अगर नहीं होता है दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹12,000। अगर इनकेस आप इसको सी में यूज नहीं करोगे तो एक ऑप्शन तो इनके पास आ गया कि सी में यूज कर लो साहब, एक ऑप्शन आ गया कि अगर आप यूज नहीं करते हो तो हम उसको क्या करेंगे मार्केट में 12,000 रुपए में बेच देंगे। मतलब कि ये जो 500 किलो है ना, या तो आप इनको यूज कर लो, जैसे आप मैंने बताया था कि ग्रेड सी के हमको टोटल 600 किलो की रिक्वायरमेंट है, या तो इस 600 किलो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में 500 किलो तो डी के यूज कर लो
और सी के लिए 100 और आप एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज कर लेना। या फिर अगर आप ये नहीं करोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम डी को तो मार्केट में बेच देंगे, आप आपका सी परचेज कर लेना पूरा का पूरा। क्वेश्चन बोलता है वेरिएबल ओवरहेड्स आर 50% ऑफ लेबर, लेबर का 50% वेरिएबल ओवरहेड होता है। द करंट कॉस्ट ऑफ दिस लेबर इज ₹200 पर आवर, और आपको करंट कॉस्ट दे रखी है लेबर की 200 रुपए प्रति घंटा। आगे सुनिएगा, कंप्यूट द मिनिमम प्राइस पर बैग। लो जी, पूरा क्वेश्चन पढ़वा दिया, लेबर की डिटेल भी दे दी, वेरिएबल ओवरहेड की डिटेल भी दे दी। बाद में जाकर क्या पूछा, बाद में जाकर के पूछते हैं साहब कंप्यूट करो मिनिमम प्राइस आपकी पर बैग अज्यूम करते हुए द स्पेशल ऑर्डर इज ए वन टाइम ऑर्डर, ये मानते हुए कि जो स्पेशल ऑर्डर आपका आया ना ये वन टाइम ऑर्डर था, ये मानते हुए आपको चलना है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से डील करना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पर कुछ वर्किंग नोट्स आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इन वर्किंग नोट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आपको टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, टोटल 30 बैग्स है। एक बैग के अंदर 100 kg है, तो टोटल रिक्वायरमेंट जो हो गई वो हो गई आपकी 3000 किलो की। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने आपको कह दिया हर एक बैग में ग्रेड ए कितना है, ग्रेड बी कितना है, ग्रेड सी कितना है, ये दे दिया। अब इसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ध्यान से देखिएगा। टोटल 30 बैग, हर एक बैग में 50 किलो जो है वो तो आएगा ग्रेड ए, 30 किलो आएगा आपका ग्रेड बी और 20 किलो जो है वो आएगा आपका ग्रेड सी। तो ये हो गया आपका 1500 किलो चाहिएगा साहब, ये आ गया आपका 900 किलो चाहिएगा, और ये आ गया आपका टोटल 600 किलो चाहिएगा। रिक्वायरमेंट्स आ गई आपकी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स का पूरा काम ध्यान से रखा गया है, इंस्टीट्यूट ने पूरा बिल्कुल क्लियरली आपको दे दिया है डिटेल। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लेबर की। ये तो मैंने कर लिया विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर की बात कर लेते हैं, लेबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन ने कहा है आपको टोटल इस जगह के लिए जो रिक्वायरमेंट है, टोटल आवर्स फॉर दिस ऑर्डर, अब ध्यान से सुनिएगा। टोटल आवर्स अगर इस ऑर्डर की बात करूं मैं तो टोटल आवर्स कितने होंगे,
सर आपके टोटल 5 वर्कर हैं, 5 लेबरर हैं। हर एक लेबर आपके 8 आवर्स पर डे काम करता है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए वो 5 डेज देगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो आपके लिए 5 लेबर 8 आवर्स 5 डेज के लिए, तो 5 लेबर मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 डेज, तो ये हो जाएगा आपके लिए टोटल कितने हो गए, आई गेस 200 आना चाहिए। यस सर, तो ये हो गए आपके टोटल 200 आवर्स। सबसे बड़ी बात यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली लेबर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोली है कि हाँ साहब हमारे पास लेबर खाली बैठी है, परमानेंट है कि नहीं है, कुछ भी तरह का कोई भी चीज इन्होंने इसके ऊपर लेबर के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग बनाते हैं आप लोगों का स्टेटमेंट, जहां पर हम लोग क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट करना है मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस बोलूं या रिलेवेंट कॉस्ट बोलूं एक ही बात है, तो हम लोग यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम प्राइस पर बैग। क्वेश्चन ने कहा साहब आप हमको मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। मेरे पता नहीं आंख में क्यों इतना पानी आ रहा है यार। आइएगा, एक कॉलम बना देंगे पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देंगे अमाउंट का। यहां पर सबसे पहले ले लेंगे आपका मटेरियल, और मटेरियल में आ जाएगा आपका ए। अब आप लोगों को पता है मेरे को क्लियरली ए और बी में तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को कुछ सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा रेगुलरली इन यूज है। तो भैया रेगुलरली इन यूज है तो जो करंट मार्केट प्राइस है मुझे उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वो मुझे बाय करना ही पड़ेगा। तो ए और बी के बारे में मुझे कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सिंपली मुझे क्या रिक्वायरमेंट है ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, 1500 और 900, तो 1500 और 900, और करंट मार्केट प्राइस आप सीधा जाकर के पिक कर लेंगे आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दे रखी है 180, तो एट द रेट 100 एंड एट द रेट 80। इन दोनों के केस में मेरे को कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत थी ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा 1,50,000 रुपये मटेरियल ए के लिए और 72,000 आपके मटेरियल बी के लिए। बात कर लेते हैं सी की। तो दोस्तों सी के अंदर आपको क्वेश्चन ने कहा है कि आप 500 kg ऑफ मटेरियल डी एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो। तो एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो, तो 500 kg जो है वो तो मैं कहां से ले आऊंगा, मटेरियल डी को ले आऊंगा, एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर लूंगा। तो उसके केस में ब्रैकेट में लिख देता हूं सब्सटीट्यूट यूज ऑफ डी, $500 kg। जो सब्सटीट्यूट यूज किया है डी का 500 kg, उसके लिए मेरी रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी सर, उसकी रिलेवेंट कॉस्ट होगी जो कि उससे रियलाइजेबल वैल्यू आपकी होती वो, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव और कोई यूज दे नहीं रखा। तो ऑल्टरनेटिव यूज हम क्या कर रहे थे कि या तो आप इसको सी में यूज कर लो, और अगर सी में यूज नहीं करते हो तो भैया हम इसको बेच देंगे। तो अगर मैं इसको सी में यूज करता हूं तो जो मैं बेच सकता था वो नहीं बेच पाऊंगा, तो दैट विल बी माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा सीधा जी 12,000 रुपीज। इसके अलावा बाकी का जो है वो आ जाएगी हमारा बाय एट मार्केट प्राइस। वो हो जाएगा आपका 100 kg।
100 kg जो है वो मैं मार्केट प्राइस पे बाय कर लूँगा, और मार्केट प्राइस जो है वो है मेरी @60। तो 100 kg का ये हो जाएगा मेरा 6000 रुपीज़। क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए मटेरियल का पूरा जो पोर्शन है वो आपका पूरा प्रॉपरली डन है। आपको इस जगह पर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं लेबर पर। लेबर की बात करूं तो मेरे को टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो है 200 आवर्स की, और उसकी सीधा डायरेक्टली इन्होंने मेरे को क्या दे रखा है, रेट दे रखी है कि साहब हम पर आवर जो है वो 200 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है साहब, करो, किसने मना किया आप? तो लो जी 40,000 रुपये आप उसके भी चार्ज कर लो। फिर आ जाओ जी आपका वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड की बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि लेबर का 50% @50% ऑफ लेबर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी लेबर कितनी आई है। लेबर है 40,000, ऊपर ही कैलकुलेट किया है, तो ये आ जाएगा मेरा 20,000। इन सब का अगर मैं टोटल लगा दूं तो इसको मैं टोटल रिलेवेंट कॉस्ट बोल दूं या टोटल मिनिमम कॉस्ट बोल दूं, एक ही बात है। तो ये मेरे लिए कितना क्या आ जाएगा, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। और ये जो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट है, एक बार इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, 1,50,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। तो ये आ गया जी आपका 3 लाख रुपए। क्वेश्चन ने कहा था साहब टोटल में नहीं चाहिए, मिनिमम प्राइस पर बैग चाहिए। ठीक है साहब, पर बैग निकाल देंगे। तो मिनिमम प्राइस पर बैग कितनी आ जाएगी, तो मिनिमम प्राइस पर बैग आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 बैग। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए ₹10,000 पर बैग, और इसी के साथ ये हो जाएगा कंप्लीट। आंसर चेक कर लीजिएगा मैच है या नहीं। तो आंसर मैच है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आपको एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन में और भी कुछ ऐड ऑन करके आना है क्या, तो आंसर है यस सर, ऐड ऑन करना है। क्या दोस्तों, आपने सारी वर्किंग कर दी, मुझे इसको करने में 25 मिनट लगे, आपको एग्जाम में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आता है, अरे यार ठीक है ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, आप कर दोगे। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको तो पता है कि आपने मटेरियल ए में आपने सीधा डायरेक्टली 100 रुपीज क्यों लिया, बी में 80 रुपीज क्यों लिया, सी में सब्सटीट्यूट के केस में रिलेवेंट कॉस्ट क्या ली, लेकिन ये आपको वहां पर बता के आना पड़ेगा। उनको थोड़ी पता है कि यार आपने तो मन से समझ लिया। तो आप यहां पर एक बाकायदा एक नोट डाल के लिख के आएंगे, नोट। इन केस of material A, B and 100 kg of C। मैंने यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ मटेरियल A, B and 100 kg of C, we need to purchase / replace as stock in hand
is regularly in use. तो मैंने बोला इन केस ऑफ मटेरियल ए बी और 100 kg ऑफ सी वी नीड टू परचेज ऑब्लिक रिप्लेस एज स्टॉक इन हैंड इज रेगुलरली इन यूज, तो अपने काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, ये तो हो गया आपका इसका लिए। दूसरा पॉइंट, सिंस वी कैन यूज D as a substitute for C, hence realizable value of D, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डी ब्रैकेट में लिख देंगे ₹12,000 विल बी ट्रीटेड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया ये जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ट्रीट की जाएगी, और चाहो तो यहां पे लिख सकते हो विल बी ट्रीटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैंस रिलेवेंट। ये लो जी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान देना है, ओनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं वैसे इसमें, बस आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तो आपका काम इजीली मैनेज हो गया। आप लोगों ने इसके सिंपली जितने लेबर आवर्स की जरूरत थी वो कैलकुलेट करे, कितने कितने मटेरियल की जरूरत थी वो था, और इसमें केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने आपसे टेस्ट किया केवल मटेरियल को लेकर के। इन्होंने रेगुलरली इन यूज में तो आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस लेनी है, और अगर आपका कोई स्टॉक अवेलेबल है एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो, जो कि तो उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो आपके एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, तो वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा, तो आप उसको ले लेंगे। ऐसा करके बस केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने आपका टेस्ट किया और वो आपका हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ये वाले सम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेसिक सा सम था। अब हम लोग चलते हैं एक अच्छा सम जो कि न्यू सिलेबस में था। न्यू सिलेबस का जो पहला एग्जाम लगा जो कि दैट इज न्यू जून 2023, तो मैं आप लोगों के साथ जून 2023 दैट मीन सिलेबस 2022 का पहला जो था उसके अंदर हम लोग कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा, वो 7 मार्क्स में इन्होंने इंस्टीट्यूट ने पूछा। अपने बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं मेरे साइज की पानी की बोतल रखता हूं। यस गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन ना बेसिकली कॉपी किया सीए इंस्टीट्यूट के फाइनल एग्जामिनेशन से, जो कि ओल्ड सिलेबस चला करता था, दैट मीन्स क्लोज टू 2016-17 के टाइम पर चला करता था, जिसको मैंने भी अपीयर किया। इनफैक्ट एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से सब्जेक्ट होता था, फिर इंस्टीट्यूट ने SCMPE करके सब्जेक्ट निकाला सीए फाइनल में, फिर उस SCMPE को अब प्रेजेंटली जो 2025 में चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे करके ये पूरा फेज चल रहा था। तो मैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला टाइम जब था तब मैं पास हुआ था, और आई गॉट 73 मार्क्स इन सीए फाइनल एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पर लोगों के 60 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बात है ये क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वहां से कॉपी किया, कॉपी करने के साथ साथ क्या किया इन्होंने, एक छोटा सा चेंज किया केवल लेबर के अंदर। अब इन्होंने चेंज तो कर दिया, बट इनको चेंज करने के बाद में इनको जो सॉल्यूशन बनाना था ना, वो सॉल्यूशन में चेंज नहीं कर पाए। तो इस कारण से जो इन्होंने सजेस्टेड में पूरा डिटेल सॉल्यूशन डाला ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में पूरा डिटेल सॉल्यूशन डाला ही नहीं। इन्होंने केवल फाइनल फिगर के अंदर कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। अरे भैया सजेस्टेड आंसर बोलते हो आप उसको,
तो सजेस्टेड आंसर का मतलब होता है कि पूरा सॉल्यूशन डालो। इंस्टीट्यूट ने केवल ये एक लाइन डाल करके छोड़ दी कि लो जी हमारी तरफ से सजेस्टेड डन है। उन्होंने कह दिया मिनिमम प्राइस दैट सोनटेक कैन अफोर्ड टू कोट फॉर दिस न्यू कस्टमर इज 60,495। अब बच्चा बेचारा इस क्वेश्चन को करे जा रहा है, परेशान हुए जा रहा है कि अरे यार इस क्वेश्चन में कैसे आंसर लाएं, कैसे मैच करें। मैच ही नहीं हो रहा। सारे कॉन्सेप्ट लगा के देख लिए, आज तो सर के पढ़े थे वो लगा लिए, यूट्यूब के सभी देवी देवताओं के सबके कॉन्सेप्ट लगा लिए, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। क्या चक्कर है? आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज हम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या चीज होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए चलूंगा और आपको हर एक चीज समझाते हुए चलूंगा क्या कॉन्सेप्ट कहता है और किस तरीके से हम लोगों को उसको डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। 7 मार्क्स के लिए न्यू जून 2023 में ये पूछा जा चुका है। जैसा कि आपको पता है अपनी बुक में सब कुछ कवर रहता है, तो वही चीज आपके साथ है। सोनटेक लिमिटेड, ए मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, had nearly completed a job relating to construction of specialized equipment when it discovered that the customer had gone into liquidation। लो जी, सोनटेक लिमिटेड करके एक कंपनी है जो क्या करती है, बेसिकली मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक पर्टिकुलरली जॉब किसी कस्टमर के लिए वो जो है मशीन बना रही थी, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कर रही थी, कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, व्हेन इट डिस्कवर्ड, जब ये बनने लगी, बनती पूरी कंप्लीट होती उससे पहले कस्टमर हैड गॉन इनटू लिक्विडेशन, कस्टमर हो गया दिवालिया। अब भाई साहब कस्टमर दिवालिया हो गया तो आप उसकी मशीन बना करके क्या करोगे? जब वो दिवालिया हो गया तो आपको पता है कि वो आपको पैसे देने वाला है नहीं। अब आगे तो उसके पास खुद के पास ही पैसे नहीं है, तो वो आपको कहां से देगा? तो एट दिस स्टेज, मतलब जिस समय वो दिवालिया हुआ, आपने पूरी नहीं बनाई थी उस मशीन को, आपने पूरी बनाने से पहले आपके पास ये सारी चीजें आई, या पूरी बना भी ली होगी, तो जो भी चीज है, एट स्टेज द पोजीशन ऑफ द जॉब वाज एज अंडर, जो आपने काम बनाया, जो मशीन आपने बनाई, उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। क्या? ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेटेड 1,75,200। आपने कॉस्ट एस्टिमेट करी कि भाई साहब इस पूरी की पूरी मशीन को बनाने में मेरी कॉस्ट लग जाएगी 1,75,200 की। कॉस्ट इनकर्ड सो फार 1,48,500। आपकी कॉस्ट अब तक इतनी लग चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी पास्ट में अगर किसी भी पर्टिकुलरली किसी भी जॉब पर कुछ भी कॉस्ट इनकर हो चुकी है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। दैट मीन्स संक कॉस्ट होगी, क्योंकि हमारे किसी भी डिसीजन लेने से पास्ट में जाकर के कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट जो अब लगनी है, इसका मतलब ये मशीन अभी तक पूरी नहीं बनी। कॉस्ट टू बी इनकर्ड 29,700 की। हाँ भैया, इस मशीन को बनाने में 29,700 रुपीज और लगेंगे। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल कस्टमर 1 लाख। जो भाई साहब दिवालिया हो गए ना, वो दिवालिया होने से पहले हमको 1 लाख रुपए देकर के दिवालिया हुए थे। अब ये हमारे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं हर एक चीज डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। आफ्टर सर्चेज, हमने खूब इंतजार किया, खूब सर्च किया, अरे भाई कोई इस मशीन को लेने वाला कोई कस्टमर मिल जाए। ए न्यू कस्टमर फॉर द इक्विपमेंट हैज बीन फाउंड। हमको फाइनली वो भगवान मिल गए, वो कस्टमर हमें मिल गया जो इस मशीन को लेने में इंटरेस्टेड हो गया। ही इज इंटरेस्टेड टू टेक द इक्विपमेंट इफ सर्टेन मॉडिफिकेशन आर कैरिड आउट। लेकिन उसने कहा कि साहब मैं आपका इक्विपमेंट ले तो लूंगा, लेकिन लेने से पहले आप इसमें मुझे कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके दोगे। क्या? द न्यू कस्टमर वॉन्ट्स द इक्विपमेंट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन है मैं उसमें लेने को रेडी हूं, बट अब बट लगते ही ना कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी मॉडिफिकेशन वाली। विदाउट इट्स कंट्रोल डिवाइस, मुझे इसमें जो कंट्रोल डिवाइस लगी है वो मुझे नहीं चाहिए। एंड विथ सर्टेन अदर मॉडिफिकेशन, और इसके अलावा मेरे को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना है। क्या हुआ? हमने कोई मशीन बनाई, लेट्स सपोज से हम तो कैलकुलेटर को भी अपने आप में एक मशीन मानते हैं, बहुत बड़ी मशीन है साहब, 1,75,200 रुपए की बननी थी, 1,48,500 रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इसमें अभी 29,700 की कॉस्ट और लगनी है, तब जाकर के पूरा कैलकुलेटर बन जाएगा। अब बनाए तो तब ना जब हमारे पास इसका कस्टमर हो। अरे हमारे ये 1,48,500 में ऑलरेडी हमारे को लॉस हो गया, घाटा हो गया, क्योंकि वो तो 1 लाख रुपए देकर रफू चक्कर हो गया। 48,500 का हमको ऑलरेडी लॉस हो गया। हम 29,700 क्यों लगाएं?
जब तक कि हमारे को कोई दूसरा कस्टमर ना मिले। अब जब दूसरा कस्टमर मिला तो हमको बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारे को ये 29,700 की कॉस्ट हमारे को लगानी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट जो हमें आगे इस पर्टिकुलरली कस्टमर के लिए लगानी पड़ेगी, क्या वो रिलेवेंट होगी? आंसर है यस। क्योंकि कोई भी फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट जो फ्यूचर में हमारे को इनकर करनी है वो हमारे लिए रिलेवेंट होगी। इसका मतलब यह है कि हम इस पर्टिकुलरली जो नया कस्टमर आया है, अगर इस नए कस्टमर को हमको पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना के देना पड़ेगा। प्रेजेंटली जो कंडीशन है केवल उस कंडीशन में वो नहीं लेगा, पूरी की पूरी बना के देनी पड़ेगी। लेकिन उसने कहा साहब आप इस कैलकुलेटर में से ना कंट्रोल डिवाइस निकाल दो। ठीक है साहब, कंट्रोल डिवाइस निकाल देंगे, इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन करके दो। ठीक है साहब, मॉडिफिकेशन भी कर देंगे। अब भाई साहब बड़ी मुश्किलों से तो कस्टमर मिला है, माई बाप है हमारा, तो अब उसके लिए हमारे को काम करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ दीज एडिशन एंड मॉडिफिकेशन आर एस्टिमेटेड एज अंडर। ये जो एडिशन एंड मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके लिए कॉस्ट आपको नीचे दे रखी है। क्या? डायरेक्ट मटेरियल एट कॉस्ट 1050 रुपए। मतलब कि जो हमारा नया कस्टमर है वो कह रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके दो, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल इतने रुपए की कॉस्ट का लगेगा। वेजेज आपको 3,500 रुपए की लगेगी। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेज है। डिलीवरी की कॉस्ट आपको 1350 रुपए, उसको डिलीवर करके आना होगा, वो लगेगी। फिक्स्ड ओवरहेड विल बी एब्जॉर्ब्ड। मेरे सभी स्टूडेंट इस वर्ड को देखते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। आपके अलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शनड, एडेड, इस तरह के वर्ड्स कभी भी आपके एग्जाम में फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर के आते हैं या चार्ज्ड, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ये आपके लिए क्या है? इररिलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड है। अगर इसकी जगह आपको कोई ये कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड एडिशनल, इंक्रीमेंटल, तो ये आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज के साथ कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना? आगे सुनिएगा, अब एक एक लाइन ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको मजा आ जाएगा। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या? द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स ये 1050 वाला, ये 1050 वाले के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आर इन स्टॉक, अपने स्टॉक में ऑलरेडी रखा है। इफ नॉट यूज फॉर मॉडिफिकेशन, अगर उसको मॉडिफिकेशन में यूज नहीं करोगे, दे विल बी यूज इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट विल नाउ कॉस्ट 2250। तो अगर आप इस मटेरियल जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, अगर आप उसको इस जगह यूज नहीं करोगे, इस जगह अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, तो हमारे को इस मटेरियल को किसी दूसरे जगह पर लगाना होगा, और इस दूसरी जगह पर लगाएंगे तो वो मटेरियल हमारे को 2250 रुपए का आएगा। तो भाई साहब हम क्या करेंगे? हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है तो हम इस मटेरियल को यूज करेंगे, और इस मटेरियल को यूज करने से हमारे पास क्या होगा? हम उनको साहब 2250 रुपए जो है वो एज ए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग ट्रीट कर लेंगे। तो वहां से हमने यहां यूज किया तो उसकी जगह 2250 रुपए हमारे लिए मटेरियल की रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। आगे चलिए, द डिपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली बिजी। भाई साहब भयंकर बिजी लोग हैं। इट्स डायरेक्ट वेजेस इज ₹2500। अब डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2500 रुपए है, एंड करंटली यील्डिंग ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹3.2 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और क्वेश्चन का कहना है कि साहब 2500 रुपए की तो लेबर है, और ये हर 1 रुपए की लेबर के बदले 3.2 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते हैं। मतलब कि 100 रुपए अगर आप लेबर के पे करोगे तो वो 320 रुपए कमा के देगा। तो अल्टीमेटली आपके 100 रुपए तो आपके लिए हो गया लेबर का, 320 रुपए हो गया आपका कंट्रीब्यूशन का। तो अगर कल को आप इसको दूसरे डिपार्टमेंट से यहां पर शिफ्ट करोगे तो 100 रुपीज तो आपकी लेबर की और 320 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, तो आपके लिए 420 रुपए जो है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट। आगे चलेंगे, सुपरवाइजरी ओवरटाइम पेबल फॉर द मॉडिफिकेशन 1050 रुपए का सुपरवाइजर को ओवरटाइम कराएंगे तो उसको पे करेंगे, तो आपके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, आपके लिए हम इसको क्या करेंगे? रिलेवेंट कॉस्ट रहेगी। द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिवाइस दैट न्यू कस्टमर डज नॉट रिक्वायर इज ₹13,500। इसके अंदर एक कंट्रोल डिवाइस लगी थी, उसकी कॉस्ट लगी थी 13,500। अब मुझे एक चीज बताओ, 13,500 लगी थी तो दैट वाज पास्ट, क्योंकि यहां पर कंट्रोल डिवाइस लग चुकी होगी पहले ही, नया कस्टमर आया उससे पहले ही लग चुकी थी, तभी तो वो हटाने के लिए बोल रहा है। वो हटाने के लिए तब बोल रहा है जब वो इसमें ऑलरेडी है, तो इसको हम यहां से हटाएंगे। इसकी कॉस्ट बोल रहा है कि 13,500 थी। अब यार ये 13,500 तो पास्ट में लगी होगी ना, तो दैट इज इररिलेवेंट, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। आगे चलो, इफ इट इज टेकन आउट, अगर उसको हम बाहर निकालते हैं तो
इट कैन बी यूज्ड इन अनदर जॉब इन प्लेस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म की जगह हम लोग इस कंट्रोल डिवाइस को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मतलब इस नए कस्टमर के आने से हम कंट्रोल डिवाइस को यहां से निकालेंगे और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में हमको बाय करना की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर कॉस्ट कुछ बचेगी हमारी। द लेटर मैकेनिज्म हैज अदरवाइज टू बी बॉट फॉर ₹10,500। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि इस कैलकुलेटर से हम निकालेंगे और इस मोबाइल के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट पे डालेंगे, तो ऐसे केस में अगर हम इस दूसरे प्रोजेक्ट पर डालते हैं तो वहां पर अगर यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भैया यहां पर आप नहीं डालोगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके लिए आपको 10,500 रुपए का दूसरा आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है साहब, ले आएंगे। द डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इज 120। लेकिन आप 10,500 रुपए यहां से बचा तो लोगे, उसको बचाने के लिए आपको यहां से निकालना पड़ेगा। यहां से कंट्रोल डिवाइस को आप निकालोगे। अब यहां से कंट्रोल डिवाइस को निकालने में आपका कुछ खर्चा लगेगा। तो कितना खर्चा लगेगा? 120 रुपीज का खर्चा लगेगा। अब 120 रुपीज का खर्चा लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, नेट सेविंग आपकी 10,500 नहीं होगी, आपकी नेट सेविंग होगी 10,380 रुपए। मतलब आपने यहां से निकालने में 120 रुपए खर्च होंगे, इसको निकालने में 120 रुपए का खर्चा होगा। तो 120 रुपए का जो खर्चा है ना दोस्तों, आपके लिए नेट सेविंग 10,500 आप वहां बचाओगे, लेकिन 120 रुपए खर्च भी करोगे तब जाकर के आप 10,500 बचा पाओगे। तो 120 का खर्चा करूंगा तब जाके 10,500 बचाऊंगा, तो नेट में मेरा 10,380 बचेगा। और सेविंग ऑफ कॉस्ट जो रहेगी उसको हम लोग चाहे तो आप रिलेवेंट कॉस्ट में माइनस करके दिखा दो, और चाहे उसको आप एज एन इनकम ट्रीट कर लो, तो बेटर है हम लोग इसको माइनस में दिखाते हैं रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर। ठीक है। इफ द कन्वर्जन इज नॉट कैरिड आउट, लेकिन अगर ये कन्वर्जन कैरिड आउट नहीं होता है, सम ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ मटेरियल दैट वुड हैव कॉस्ट 12,000। क्वेश्चन ने कहा अगर हम लोगों को ये नया कस्टमर नहीं मिलता है, ये कन्वर्जन वगैरह का काम नहीं करते हैं, तो इस कैलकुलेटर में जो सामान लगे हुए हैं ना, उसमें से आपका सामान कुछ निकाल करके हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे 12,000 रुपए लगेंगे। तो इसका मतलब हम 12,000 रुपए बचा सकते थे। इस नए कस्टमर को नहीं मिलता, ये नया कस्टमर नहीं मिलता तो बचाते, लेकिन नया कस्टमर तो मिल गया है, तो इसका मतलब जो बचा सकते थे वो अब नहीं बचा पाएंगे। तो इट वुड हैव टेकन वेजेस कॉस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इन्होंने वेजेस कॉस्ट बोली है, 240 रुपए लगेंगे टू मेक दम सुटेबल फॉर दिस पर्पज। लेकिन वहां पर इसको लगाने के लिए, सुटेबल करने के लिए आपको 240 रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम लोगों को नया कस्टमर नहीं मिलता तो हम लोग इस कैलकुलेटर में से बटन निकाल लेते, बटन निकाल करके हम सपोज से किसी दूसरे कैलकुलेटर के बटन में यूज कर लेते, लेकिन उस बटन कैलकुलेटर में दूसरे में यूज करने के लिए हमारे को 240 रुपए का खर्चा भी आता। तो इसका मतलब हम टोटल पूरे के पूरे 12,000 नहीं बचाते, 12,000 माइनस 240 रुपए बचाते हैं ना। बच्चा यही गलती कर बैठता है, बच्चा यही गलती कर बैठता है और उसको ये याद ही नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही करने की फिराक में थे या सही कर सकते थे, उनमें भी 80% बच्चों ने यहां पर गलती करी होगी। क्या वो ये भूल चुके होंगे कि जब आपका वेजेस कॉस्ट आएगी तो उस टाइम पर आपके लिए वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर होगा 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके 240 रुपए अगर वेजेस लगेगा तो 240 का 25%, दैट मीन 60 रुपीज की वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा। तो इसका मतलब आपको ये 12,000 रुपए के लायक बनाने के लिए आपको 240 रुपए की लेबर और 60 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड, दैट मीन्स टोटल पूरा 300 रुपीज लगेगा। तो अल्टीमेटली 12,000 रुपए जो आपके हैं वो पूरा नेट सेव 12 नहीं होते, आपके 11,700 रुपए ही सेव होते। मैंने क्या बोला, 11,700 रुपए ही सेव होते हैं। अभी डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में एक एक डायग्राम करके मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि आप लोगों को इसमें एम्बिग्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने बोला द रिमेनिंग मटेरियल विल बी रियलाइज 11,400 एज ए स्क्रैप, और जो रिमेनिंग मटेरियल रहेगा उसको 11,400 रुपए स्क्रैप में बेच सकते थे, तो वो नहीं बेच पाएंगे, कोई बात नहीं, उसको रिकवर हो जाएगा। द ड्रॉइंग्स विच आर इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ जॉब, इस जॉब के लिए हमने कुछ ड्रॉइंग्स बनाई थी, कैन बी सोल्ड फॉर ₹1500, तो वो आपके लिए क्या है, 1500 रुपए में उसको भी सोल्ड आउट कर सकते थे। कोई बात नहीं साहब, मत करो, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमने इसको बना लिया ना,
हमारे को कस्टमर मिल गया तो 1500 रुपये हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा रिक्वायर करा है एनालाइज करना रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डिसाइडिंग एट व्हाट मिनिमम प्राइस द कंपनी कैन अफोर्ड टू क्वोट न्यू कस्टमर। हम न्यू कस्टमर से मिनिमम कितना रुपए चार्ज कर सकते हैं, ये आप सोच के बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में है, सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछ लिए मोस्टली। आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों यहां पर मुझे पता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड जो होगी दैट इज योर फ्यूचर कॉस्ट, तो वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगी। मैं अब क्या करूंगा, यहां पर आप लोगों के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जिसकी अगर मुझे किसी की वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए टेबल बना रहा हूं सीधा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ क्या बोला है इन्होंने, मिनिमम प्राइस बोला है, क्या बोला है, एनालाइज रिलेवेंट कॉस्ट इन डिसाइडिंग व्हाट मिनिमम प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड या मिनिमम प्राइस टू कोट, कि क्या मिनिमम प्राइस आप कोट करेंगे वो आप बताइए। एक कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बन जाएगा अमाउंट का। ऊपर से पढ़ते चलेंगे, एक एक लाइन को करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ने बोला था आप लोगों को ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेशन, उससे हमने को कोई मतलब ही नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट किया, उससे आपका कोई रिलेवेंट कॉस्ट पर कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। कॉस्ट टू बी इनकर्ड सो फार, जो कॉस्ट आज तक लगी है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, वो आपके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है। उसके लिए हमको एक लाइन में नोट जरूर लिख करके आना है कि कॉस्ट इनकर्ड सो फार आर संक कॉस्ट, ठीक है। वो हम लोग जितने भी नोट्स होंगे ना, वो नोट वर्किंग नोट वाला जो पोर्शन है वो हम लोग नीचे एक साथ लिख करके आ जाएंगे, नो वरी अबाउट दैट। आगे चलते हैं। कॉस्ट टू बी इनकर्ड मतलब फ्यूचर कॉस्ट, तो हम लोग इसके इनकरेंस हमारे लिए रिलेवेंट होगा। कॉस्ट टू बी इनकर्ड, अब टू बी इनकर्ड है तो दैट मीन्स ये फ्यूचर कॉस्ट है। रीजन मैंने लिख दिया है कि क्यों ये रिलेवेंट है आपके लिए, तो फ्यूचर कॉस्ट है जो कि हमारे पॉकेट से लगेगी, तो ये हो जाएगी 29,700। आगे चलिए, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुआ, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब हमने कस्टमर ढूंढा करा, खूब मेहनत से लगा, फिर उसने कहा कि साहब हमारे लिए तो आप क्या करो, कुछ मॉडिफिकेशन करो, उस मॉडिफिकेशन में कुछ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, वो सारी चीज़ें आएगी। उन्होंने कहा कि जो मॉडिफिकेशन में मटेरियल लगेगा ना, उस मटेरियल के लिए कहा कि वो मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है, अगर वो नहीं होता है तो किसी दूसरी जगह से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो लो जी, मटेरियल फॉर मॉडिफिकेशन, मटेरियल फॉर मॉडिफिकेशन, यहां पर आपके लिए 1050 रुपए जो है वो नहीं होंगे आपके लिए रिलेवेंट होगा यहां पर आपका 2250। और यहां पर आप इसका रीजन क्या डाल देंगे, यहां पर आप इसका रीजन डाल देंगे कि भाई साहब सब्स्टिट्यूट यूज, जो सब्स्टिट्यूट यूज आपका कर रहे हो तो उसके लिए जो कॉस्ट वहां पर लगेगी वो कॉस्ट आपकी यहां पर रिलेवेंट हो जाएगी। आगे चलेंगे। इन्होंने कहा साहब वेजेस के लिए, डायरेक्ट वेजेस एक्सट्रीमली बिजी है। अब इन्होंने क्या कहा, एक्सट्रीमली बिजी है तो साहब पैसे लगेंगे 2500 रुपए। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, सर ऊपर 3500 दिया है, नीचे 2500 दिया है, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो
सी इंस्टीट्यूट ने जब क्वेश्चन पूछा था ना, तो यहां पर लेबर जो है ना, उन्होंने दो अलग अलग ग्रेड में पूछा था कि ग्रेड 1 लेबर, ग्रेड 2 लेबर, और उनके मैन डेज दिए थे उन्होंने कि हाँ भैया इतने दिन काम करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, इतने दिन काम करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, और उनके पर्टिकुलर डेज के बारे में कितना क्या रेट्स वगैरह रहेगी वो नीचे दिया था। अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में कुछ चेंज किया, चेंज करने से पहले भूल गए कि अरे यार नीचे हम लोग 2500 रुपये दे रहे हैं, एक्सट्रीमली बिजी है, चलो ठीक है, जहां पर एक्सट्रीमली बिजी है वहां का आदमी के 2500 रुपये दे रहे हैं, तो वही वाले आदमी तो यहां पर यूज होंगे, वही वाले आदमी यूज होंगे, ठीक है कोई बात नहीं साहब। तो 2500 रुपये तो आपके हो गए जो लेबर कॉस्ट है वो, प्लस क्वेश्चन ने बोला था आपका ये करंटली यील्ड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन 3.2 पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो पर रुपी ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या हो गया, 2500 का 3.2 टाइम्स, और ये सारा मिला के आपके लिए क्या हो जाएगी, रिलेवेंट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 2500। आप चाहो तो इसमें दोनों का अलग अलग भी कर सकते हो कि आप चाहो तो डायरेक्ट वेजेस नहीं ठीक है, लेकिन ये भी कोई इशू नहीं है। 2500 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 3.2 तो ये आ जाएगा 10,500 रुपये। बस आप इस जगह पर ये ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट वेजेस मतलब कि रिलेवेंट डायरेक्ट वेजेस है, मतलब कि इसमें लेबर कंपोनेंट भी है और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन है ना, वो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन वाला भी कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों के लिए नोट आप लोगों को लिखवा दूंगा। अब आ जाइए, अब आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। यहां पर जल्दबाजी में यहां गलती मत कर बैठना आप। वेरिएबल ओवरहेड जो लगेगा वो लगेगा आपका 2500 की लेबर कॉस्ट पर, उसका 25%, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था वेजेस कॉस्ट का। अब आप ये मत बोल देना कि सर वेजेस कॉस्ट में तो आपने 10,500 लिखा है। मैंने कहा वो आप लोगों का जो आप लोगों के लिए वेरिएबल ओवरहेड जो आएगा वो ओनली वेजेस कंपोनेंट का आएगा, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन वाले कंपोनेंट का नहीं आएगा। तो 2500 का 25% तो ये आ जाएगा 625 रुपए, 625। आगे चलते हैं। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का क्या है, ओवरटाइम। सुपरवाइजर ओवरटाइम है 1050। अब बच्चों आप एक चीज और मैं बता देता हूं, जल्दबाजी में हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग सीधा नीचे नीचे चल रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स को कि हाँ भैया ऊपर भी कोई डिस्कशन हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं। आप यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है 1350। जल्दबाजी में बच्चा इसको लेकर के लेना भूल जाता है, तो वो गलती मत करना, डिलीवरी कॉस्ट भी अपने को लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डिलीवरी कॉस्ट, और डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1350 की। आगे चलिएगा, यहां पर पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है ना, यही इस क्वेश्चन के मेन की पॉइंट है। क्वेश्चन ने कहा कि कंट्रोल डिवाइस हमको यहां से निकालने का है। कंट्रोल डिवाइस निकालो, बेशक निकालो, बिल्कुल निकालो। निकालोगे तो क्या होगा, किसी दूसरी जगह पे यूज करोगे। अब किसी जगह दूसरी जगह पे यूज करोगे तो वहां का जो लगता वो कॉस्ट सेव होगी। तो आप लिखेंगे यहां पर सेविंग ऑफ कॉस्ट सेविंग ऑफ कॉस्ट ड्यू टू कंट्रोल डिवाइस। अब ये कैसे आएगा, क्वेश्चन ने कहा कि साहब जहां ये जिस जगह पर यूज करते उसके हमारे पास 10,500 रुपये बचेंगे, उसमें हमारे 10,500 रुपये बचेंगे। लेकिन दोस्तों 10,500 रुपये को बचाने के लिए आपको 120 रुपीज की डिसमेंटल कॉस्ट देनी पड़ेगी। आपको बेशक आप बचा तो लोगे 10,500, लेकिन 10,500 को बचाने के लिए 120 रुपये आप लोगों के क्या होंगे, 120 रुपये आप लोगों के सेव होंगे। अब ये 120 रुपये जो सेव होंगे
तो आपके लिए नेट हो जाएगा 10,380 रुपये। ये जल्दबाजी में गलती करना मत भूलना, ये सेविंग ऑफ कॉस्ट है, तो ये आपके नेगेटिव में आएगी क्योंकि आप कॉस्ट सेव कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले पोस्टल पेपर, आई डोंट नो अभी प्रेजेंटली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पोस्टल टेस्ट पेपर्स करके आया करते थे। उनमें क्या होता था, मतलब मैंने वो चीज़ की है, 2013-14 के टाइम की बात है। हमको जिन्होंने भी ओरल और पोस्टल दो होता है, ओरल कोचिंग, पोस्टल कोचिंग, मैंने पोस्टल सेलेक्ट किया था, मुझे इंस्टीट्यूट जाकर के पढ़ने की नीड नहीं थी, तो मैंने कहा कि भैया मैं पोस्टल सेलेक्ट करूंगा। तो पोस्टल में उन्होंने एक फॉर्मेलिटी कर रखी थी कि आपको पोस्टल टेस्ट पेपर जो है ना वो सॉल्व करके, उनकी फोटोज जो आपने कॉपी में सॉल्व किया ना वो सॉल्व करके आपको हमारे इंस्टीट्यूट भेजना होता था। ऐसा प्रोसेस हुआ करता था लॉन्ग बैक 2012-13 में। तो 2013-14 का एक पेपर था जिसमें इसी तरीके का एज इट इज क्वेश्चन, मतलब आई थिंक बस केवल फिगर्स में भी कोई खासा चेंज नहीं था, एक दो फिगर्स चेंज थी, बाकी नहीं थे। इंस्टीट्यूट ने भी ये जो सेविंग ऑफ कॉस्ट है ना, इसको एज ए कॉस्ट मान लिया। इंस्टीट्यूट ने जो अपने पोस्टल टेस्ट पेपर दिए हैं उनके सॉल्यूशन में 10,380 को एज ए कॉस्ट ट्रीट किया है। ये मिस्टेक कर देते हैं, अब करने वाला कौन है, मैनुअल इंसान, ह्यूमन बीइंग ही तो है, तो गलती हो जाती है। आगे चलिए, ये वाली चीज हो गई, पॉइंट नंबर 5 अपना डन है। पॉइंट नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन ने कहा कि अगर कन्वर्जन नहीं होता तो ओरिजिनल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है ना वो किसी प्लेस ऑफ मटेरियल पर, तो सम ऑफ द मटेरियल, जो कुछ मटेरियल है वो हमारे अनदर कॉन्ट्रैक्ट पर यूज हो सकते थे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सम ऑफ द मटेरियल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी, दो हैं, एक तो सम मटेरियल लिख करके इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है, सम मटेरियल। अब ये जो सम मटेरियल है ना, इसको ध्यान से सुनना है। ये जो दूसरी जगह पर आपका यूज होगा तो उसमें आपके, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, 12,000 रुपए आपके उसमें यूज होंगे। लेकिन इसको उसके लिए फिजिबल बनाने के लिए आपका कुछ खर्चा लगता। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं तो आप लोग मेरा जो डाउट सॉल्विंग नंबर है ना उसके ऊपर इस वाले पॉइंट पर भर भर के क्वेश्चन पूछोगे आप लोग। तो मैं नहीं चाहता कि भाई साहब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आए, तो मैं चाहता हूँ वो डाउट मैं यहीं क्लियर कर दूँ। ये कहने का मतलब ये है कि मेरा एक ओरिजिनल इक्विपमेंट था, ओ लिख दिया मैंने, ये मेरा ओरिजिनल कस्टमर था जो दिवालिया हो गया। एक मेरा न्यू कस्टमर मिला, ये लो जी न्यू कस्टमर। अब ये जो मेरा सामान बना है ना, ये मेरी मशीन बनी है, सपोज से ये लो, ये मेरी मशीन है, ये मशीन को मैंने बना दिया ओरिजिनल कस्टमर के लिए। न्यू कस्टमर मेरे को मिल गया, अब मिल गया तो मैं इसको हैंड ओवर करूंगा। लेकिन अगर सपोज ये नहीं मिलता तो क्या होता, तो मैं इसके अंदर जितने भी मटेरियल है ना, सपोज से यहाँ पे मटेरियल ए बी सी, ये कुछ सामान पड़े हैं साहब, इसमें उन सामानों को मैं कुछ ना कुछ तो करता। तो मैं क्या करता साहब, मेरे को नया कस्टमर नहीं मिलता तो मैं क्या करता, मैंने इसमें कोई दूसरा सम ऑफ द मटेरियल क्या है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो गया, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो गया, कुछ को एज ए स्क्रैप बेच दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि अगर मुझे न्यू कस्टमर नहीं मिलता तो मैं किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करता, तो मैं इसको एज ए स्क्रैप बेचता ना। लेकिन मुझे तो न्यू कस्टमर मिल गया, तो मिल गया तो क्या हो गया, जो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए सोचा था कि यार मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लूंगा, 12,000 रुपये बचा लूंगा, मैं इसको एज ए स्क्रैप बेच दूंगा, मैं इससे 11,400 रुपये एज ए स्क्रैप कमा लूंगा। लेकिन हुआ क्या, मेरे को तो नया कस्टमर मिल गया ना, मिल गया तो ये स्क्रैप नहीं बेच पाऊंगा, तो ये 11,400 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं इसको, अगर मुझे नया कस्टमर मिल गया तो मैं इसको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर पाऊंगा। तो जब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं कर पाऊंगा तो ये जो 12,000 रुपए मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सेव होते वो मेरे सेव होंगे क्या, नो। लेकिन मुझे इसको 12,000 रुपए पूरे सेव करने से पहले मुझे कुछ खर्चा करना पड़ता, मुझे इसमें कुछ खर्चा करना पड़ता, तो जाकर के मेरे 12,000 सेव होते। खर्चा क्या करना पड़ता, मुझे यहां पर कुछ वेजेस कॉस्ट लगती, इसमें कुछ वेजेस कॉस्ट लगती मेरी इसमें लगती मेरी माइनस वेजेस कॉस्ट,
टू मेक सुटेबल फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट। वो लगती मेरी 240 रुपए। अब बच्चा यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में जितना बोला जा रहा है वो उतना ट्रीट करता जा रहा है, वो दिमाग लगाता ही नहीं है। और यार वेजेस कॉस्ट, कहते इसके ऊपर वेरिएबल ओवरहेड कैसे लग सकता था? भैया क्वेश्चन ने कहा है कि लेबर का 25% वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, तो भैया वहां पर भी अगर आप इसको सूटेबल करने के लिए वेजेस इनकर करते तब उस टाइम पर भी तो वेरिएबल ओवरहेड लगता आपका, तो वो वेरिएबल ओवरहेड भी आपके लिए यहां पर आएगा। मैं आपको बता दूं, इतना दिमाग तो हमारा बच्चा लगा ही नहीं पाता। इवन मैं आपको बताऊं, जब ये क्वेश्चन मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ में किया करता था ना, तो एक बार मेरे से भी यहां पर मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक मेरे से भी हुई है और सबसे हो सकती है, बहुत ईजी है। तो ये आपके काम नहीं आएगा। तो आपके लिए नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी होगी सब मटेरियल के केस में, तो वो हो जाएगी आपकी 12,000 माइनस 300, 11,700 रुपए। और एक आ जाएगी आपकी स्क्रैप के केस में। स्क्रैप की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 11,400 रुपए। और अब इसके अलावा एक ड्राइंग है जो भी आप सोल्ड आउट कर सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ड्राइंग वो भी आप लिख दीजिएगा। और वो कितनी है? 1,500 रुपए। ये सारी मिलाकर के आप लोगों के लिए हो जाएगी टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। और ये जो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट आएगा ना, ये दोस्तों आप लोगों के लिए मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मिनिमम प्राइस टू कोट न्यू कस्टमर। और न्यू कस्टमर को हम लोग जो कोट करेंगे वो ये वाली प्राइस कोट कर देंगे। कितनी आएगी? टोटल कर लो। 29,700 प्लस 2250 प्लस 10,500 प्लस 625 प्लस 1,050 प्लस 1,350 माइनस 10380 प्लस 11,700 प्लस 11,400 प्लस 1,500 59695। तो आंसर जो आपका आएगा इसका वो आएगा 59695, ना कि 60945। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर 60945 दिया है, बट वो मैं आपको बता दूं टेक्निकली वो गलत है। आपका इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 59695। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसके ऊपर जरूर से जवाब देंगे। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं, रिलेवेंट कॉस्टिंग वाले टॉपिक में जितनी भी आपकी एम्बिग्यूटी आ सकती थी वो सारी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब आप लोगों को एग्जाम के अंदर मैं आपको बताऊं, आप लोग एग्जाम के अंदर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जितने भी नोट्स वाले पोर्शन है ना, वो रादर आप या तो आप साथ के साथ क्या करें कि एक साथ 1 या 1.5 पेज की जगह छोड़ दें इस स्टेटमेंट के लिए, और फिर नीचे नोट साथ के साथ लिखते हुए चले। अब साथ के साथ नोट कैसे होगा? जैसे कि अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ या फिर मेरे जैसे आप इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हुए चले और आपको लगे कि यार इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नोट बनना चाहिए, तो वो आपका नोट आ जाएगा। अब मैं यहां पर नोट आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं। नोट क्या क्या आएगा? जो कॉस्ट इनकर्ड सो फार है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज सunk कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड सो फार इज sunk कॉस्ट। आगे चलिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए नोट बाकी का देखो, कॉस्ट टू बी इनकर्ड क्यों है, मैंने फ्यूचर कॉस्ट उसके ब्रैकेट में लिख करके दिया है आपको। देन इसके बाद में मटेरियल जो आपका मॉडिफिकेशन के लिए यूज हुआ है वो सब्सटीट्यूट आपका यूज हुआ है, उसके लिए मैंने सब्सटीट्यूट यूज लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस का मैंने लिख दिया है। वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट हो गया, डायरेक्ट लेबर का हो गया है,
कंट्रोल डिवाइस के अंदर आप लोग, बाकी इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सबका अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट में सब कुछ लिख करके दिया है करके। आप वेरिएबल ओवरहेड वगैरह, ये सुपरवाइजरी ओवरटाइम, डिलीवरी कॉस्ट, इनके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेविंग ऑफ कॉस्ट ड्यू टू कंट्रोल डिवाइस, ये आपने सेविंग है लेस कर ही दिया है, तो डन है। तो ये वाला पर्टिकुलरली अगर आप में से किसी को कॉपी करना है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी करना चाहें अगर सॉल्यूशन को, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। ये लीजिए, यहाँ से सॉल्व कॉपी होगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। डिलीवरी कॉस्ट तक का कॉपी कर लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे पॉज करके, और देन आप लोग ये संक कॉस्ट तक का कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम की बात करूं तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 12 6 मार्क्स का ओल्ड दिसंबर 23 में, मतलब कि सिलेबस 2016 का जो लास्ट अटेम्प्ट था, आई गेस लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 23 ही था, तो ओल्ड सिलेबस का यस लास्ट ही था। ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 2023 के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, हद लेवल आसान क्वेश्चन। WRC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इट हैज रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कस्टमर टू सप्लाई ए प्रोडक्ट विच विल रिक्वायर कन्वर्जन ऑफ मटेरियल M विच इज ए नॉन मूविंग आइटम। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक आर्क लिमिटेड करके कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, और उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है। वो कस्टमर क्या कहता है, वो कस्टमर कहता है साहब हमें कोई प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट बना करके दो, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कन्वर्जन होगा मटेरियल M का, विच इज ए नॉन मूविंग। अब नॉन मूविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन मूविंग का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके स्टॉक में है बट उसका कोई यूज नहीं है। तो कोई यूज नहीं है इसका मतलब क्या होगा, हम उसको सोल्ड आउट कर देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, एज ए स्क्रैप बेच देंगे। तो उस केस के अंदर अगर इस मटेरियल M की रिलेवेंट कॉस्ट की बात करता हूं, तो जो इसकी करंट रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, क्या डिटेल है, बुक वैल्यू ऑफ M ₹60। बुक वैल्यू इज ऑलवेज इररिलेवेंट क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट कहलाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मटेरियल M 80, तो दिस विल बी योर, ये आप लोगों के लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल M का मतलब होता है जो करंट में मार्केट में परचेज प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पर हम लोग मार्केट से बाय करेंगे। अब जिस रेट से आप मार्केट से बाय करोगे वो रेट है 100, तो हमको बाय करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉन मूविंग आइटम है हमारे पास है। तो इसका मतलब जो हमारी करंट रियलाइजेबल वैल्यू रहेगी ₹80, दैट विल बी आवर रिलेवेंट कॉस्ट। आगे चलिए। It is estimated that conversion of 1 unit of M into 1 unit of finished product, जो हम M को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वो क्या होगा, will require 1 unit of labor hour, मतलब 1 unit of labor hour इन्होंने लिख दिया, इनको लिखना चाहिए था will require 1 hour of labor। ठीक है, कोई बात नहीं। At present labor is paid ₹20 per hour, लेबर को हम 20 रुपीज के हिसाब से पे करते हैं। अदर कॉस्ट आर एज फॉलोज, अदर कॉस्ट दे रखी है इन्होंने। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ₹30। दोस्तों जब भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस दिया हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो हमें हमारी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस विल ऑलवेज रिलेवेंट। अलोकेटेड ओवरहेड, दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, एडेड, चार्ज्ड, इस तरह के शब्द आपको कभी भी ओवरहेड के साथ देखने को मिले, दैट मीन्स ये आपके लिए इररिलेवेंट है। दर इस क्वेश्चन की मेन जान, क्योंकि ऊपर तक जितना सा हमको समझ में आया उसके हिसाब से तो भैया लेबर के 20 रुपीज जो है ना वो हमारे रिलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटा चाहिएगा, 1 घंटे की रेट है 20 रुपीज, तो वो रिलेवेंट होनी चाहिए। लेकिन ये जो आगे की कुछ चंद लाइनें दी गई हैं, इस चंद लाइनों पर ध्यान फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, जो लेबर है ना वो किसी एक्टिविटी से रीडिप्लॉय की जा रही है, मतलब कि वहां से आपको लेबर प्रोवाइड किया जा रहा है।
इट इज एस्टिमेट दैट टेम्परेरी रीडिप्लॉयमेंट विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो टेम्परेरीली आप रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम सपोज से कोई टास्क कर रहे हैं, टास्क नंबर ए, हम उस जगह से इसको हमारे इस प्रेजेंट ऑफर के कन्वर्जन वाले काम के अंदर लेकर के आएंगे। उसको लेकर के आने से जो ए है वहां पर हमको किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। अब दोस्तों कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होना, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में आइडियल लेबर अवेलेबल है। सफिशिएंट मात्रा में आइडियल लेबर है तभी तो कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा। अगर हमारा एक्सट्रीमली बिजी होती तो हमारे को कंट्रीब्यूशन का लॉस होता। कंट्रीब्यूशन का लॉस होता तो ऐसे केस में हमारे लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे लिए रिलेवेंट पार्ट कर जाता। द एम्प्लॉयज टू बी रीडिप्लॉयड आर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और जो रीडिप्लॉय कर रहे हैं ना, ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं। Assume that there is no retrenchment policy existing। ये मानते हुए कि कोई रिट्रेंचमेंट पॉलिसी है ही नहीं। रिट्रेंचमेंट पॉलिसी नहीं होने का मतलब ये है कि हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर उसके पास काम है तो भी वो हमारे पास रहेगा, काम नहीं है तो भी रहेगा। लेट्स से आज हमारे एकेडमी के अंदर मेजरली जो पीक टाइम होता है वो होता है जब एग्जाम देता है स्टूडेंट तब, और या रिजल्ट आता है तब। उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में विद इन ए मंथ स्टूडेंट्स को जिनको भी क्लास लेनी है वो ले लेते हैं। बाकी उसके बाद में 1 महीना 2 महीने जैसे एग्जाम आने का होता है कि लेट्स से जून में एग्जाम है तो अप्रैल या मई मैं यूं कहूं या मई मंथ कहूं तो मई में जाकर के कोई भी बच्चा क्लास यूजुअली नहीं लेता है। मतलब कि जिनका जून अटेम्प्ट है वो नहीं लेगा। दिसंबर वाला बच्चा फिर भी ले सकता है कि यार मेरे को जून नहीं देना, दिसंबर देना है, वो ले लेता है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो मई मंथ है उस मई मंथ में इतना ज्यादा सेल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्टाफ के पास उतना वर्कलोड नहीं होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हम स्टाफ को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हमारे पास काम होगा, आप आ जाना, अप्रैल मई जून में तुम्हारा घर पे रहना, फिर जून जुलाई अगस्त में तुमको वापस बुला लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। दे आर आवर परमानेंट एम्प्लॉयज। उनके पास काम नहीं है तो भी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार मई मंथ में इनके पास काम नहीं है तो एक कन्वर्जन का काम आया हुआ है, यहां से उठा करके इन बच्चों को, इन स्टाफ को यहां यूज कर लेते हैं। तो क्या मुझे उनको एडिशनल कुछ पे करना पड़ रहा है? आंसर है नो, मुझे एडिशनल कुछ भी पे करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो मेरे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। और कोई रिट्रेंचमेंट मैं करता नहीं हूं कि हाँ भैया ऑफ सीजन में मैंने उनको रिट्रेंच कर दिया, उनको निकाल दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमने क्या किया, उनके रिसोर्सेज, इसका मतलब वो खाली बैठे थे तभी उनको दूसरी जगह रिडिप्लॉय कर दिया। तो इसका मतलब किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। क्वेश्चन ने कहा रिक्वायर एस्टिमेट करिएगा मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जो भी आपका नॉट वर्स ऑफ एग्जिस्टिंग, कि हाँ भैया इससे कम पे तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो 20 रुपीज़ की लेबर कॉस्ट आपके लिए इरेलीवेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए रीडिप्लॉय हो रहा है, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय। तो आपके केस में कोई भी एडिशनल इंक्रीमेंटल कोई भी लेबर कॉस्ट नहीं लग रही। केवल 2 तरह की कॉस्ट है, 80 + 30 110। तो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज इज 110। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कराने की जरूरत है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा भी नहीं रहा हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूं, बस मेरे को समझाना था कॉन्सेप्ट, तो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का डन है। आइए दी इस पर्टिकुलरली चैप्टर से आई गेस मेरे हिसाब से 4 ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 13 विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। यस सर, जो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इस चैप्टर से मेरी तरफ से आखिरी सम होगा, जो कि आप लोगों के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों न्यू सिलेबस में आया हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 न्यू दिसंबर 2023 में आया था 14 मार्क्स के लिए। और 14 मार्क्स के लिए इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था उस क्वेश्चन का, मतलब पेपर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ना इतना आसान सा क्वेश्चन था। मतलब आसान इन द सेंस, मैं आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाते समझाते जाऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे वाह यार शायद मजा आ गया। बहुत आसान सा है, इजीली हो जाएगा। RNGC लिमिटेड जो कि बिल्डर है, हैज बीन ऑफर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय RDPL लिमिटेड। RNGC करके एक बिल्डर है, उसको RDPL लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया टू बिल्ड इट 5 स्पेशल गेस्ट हाउस फॉर यूज बाय टॉप मैनेजमेंट। उन्होंने कहा हमारे लिए 5 गेस्ट हाउस बना दो। इन्होंने कहा साहब मनाली के अंदर हमारे लोग जो है ना आते जाते रहते हैं, तो आप 5 गेस्ट हाउस बना दो हमारे लिए। कहां पर? मनाली में। ईच गेस्ट हाउस विल बी एन इंडिपेंडेंट वन, और हर एक गेस्ट हाउस एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा मतलब एक प्रॉपरली एक विला बना दो, 5 अलग अलग विला बना दो। ठीक है साहब। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है।
द ऑफर प्राइस इज ₹1 करोड़ और 1 करोड़ रुपए हम इसके लिए आपको देंगे, मतलब कि 5 गेस्ट हाउस के 1 करोड़, मतलब कि 20-20 लाख रुपए के आसपास हम लोग आपको देंगे, ठीक है। इन एडिशन RDPL लिमिटेड विल ऑल्सो प्रोवाइड 2 ग्राउंड ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के लिए कहा कि साहब 2 ग्राउंड की जमीन जो है ना वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब आपको तो इन 2 ग्राउंड के ऊपर केवल कंस्ट्रक्शन का काम करना है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ RNGC लिमिटेड, RNGC कौन है, बिल्डर, हैज प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ विच ही हैज एडवाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट द प्राइस ऑफर्ड, हिज एस्टिमेट वॉज एज फॉलोज। अकाउंटेंट, अब आपको पता है ना वी आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। अब ये अकाउंटेंट्स लोगों को थोड़ी कॉस्टिंग आएगी, कॉस्टिंग तो हमको आती है, हम बताएंगे कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत है। इसने कहा कि साहब अकाउंटेंट ने एक कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाया और उस कॉस्ट के एस्टिमेशन के बेसिस पे उसने कह दिया कि ये ऑफर प्राइस 1 करोड़ रुपए पर हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब वी आर CMAs, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी इस तरह का समय है ना, आप एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर सम का आंसर हमेशा 99% केसेस में यही आता है कि नहीं साहब अकाउंटेंट गलत था, इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि रिलेवेंट कॉस्ट आपकी ऑफर प्राइस से कम आएगी। ओके, तो इसका मतलब हमें यहां तक का क्वेश्चन पढ़ने से ये तो समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहां पर एक प्रॉपरली रिलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। रिलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने से हमारे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जी हमारे पास कितना कॉस्ट बनती है रिलेवेंट। अगर वो रिलेवेंट कॉस्ट 1 करोड़ से कम होगी तो हम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। क्या है, अब अकाउंटेंट ने जो टीम एस्टिमेट बना के दिया वो कुछ इस प्रकार से था, लैंड 3 ग्राउंड 20 लाख रुपए ईच के 60 लाख। अब देखो साहब यही समझ में आ गया, अरे भाई साहब यहां पर बिल्डर साहब के 60 लाख बिल्डर साहब के थोड़ी लगे हैं, बिल्डर साहब का तो केवल 20 लाख रुपए लगा है। कैसे, 3 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड में से आपके अकाउंटेंट साहब जो है ना वो थोड़े से मंद बुद्धि है, उन्होंने इस लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा। RDPL लिमिटेड विल ऑल्सो प्रोवाइड 2 ग्राउंड ऑफ लैंड फ्री, 2 ग्राउंड जो है ना वो आपके फ्री देंगे, तो ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो यहां पर तो भैया आपको कुल मिलाकर के 3 ग्राउंड है, 3 में से 2 तो वो खुद ही फ्री दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपके 60 लाख थोड़ी लग रहे हैं, 20 लाख ही लग रहे हैं। लेकिन अकाउंटेंट को कहां समझ में आता है। आगे चलो, ड्राइंग एंड डिजाइन के इन्होंने 7 लाख दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन के 10 लाख, मटेरियल के अंदर इन्होंने कहा है सीमेंट एंड सैंड 6 लाख, ब्रिक एंड टाइल्स 4 लाख, स्टील 10 लाख, अदर इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन 10 लाख। मतलब अदर करके अदर मटेरियल भी इन्होंने दिया है, उस अदर के अंदर इन्होंने कहा इंटीरियर डेकोरेशन के भी कुछ सामान इसमें इस 10 लाख में इंक्लूडेड है। ठीक है, लेबर, स्किल्ड लेबर 12 लाख, अनस्किल्ड 8 लाख, सुपरवाइजर सैलरी 5 लाख, ओवरहेड जनरल 12 लाख, डेप्रिसिएशन 6 लाख, ऐसे करके इसने 150 लाख टोटल कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है 1.5 करोड़ रुपए की चीज 1 करोड़ में थोड़ी बेच देंगे, तो इसने उस बेसिस पर मना कर दिया। आइए साहब, अकाउंटेंट ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटेंट ने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्या, लैंड के बारे में। अब देखो आपको अपनी बुक, इसीलिए मैं सही बोलता हूँ, बुक में ना क्वेश्चन बैंक में मोस्टली मैंने जितनी भी फैकल्टीज की बुक देखी है, क्वेश्चन बैंक वो सिंगल कलर रखते हैं, मैं डबल कलर इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है लैंड, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड इज 3 ग्राउंड्स कॉस्टिंग 20 लाख पर ग्राउंड, RDPL लिमिटेड विल प्रोवाइड 2 फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 में से 2 उसने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दिए, तो भाई साहब रिलेवेंट आपके लिए केवल 20 लाख ही होगा, 60 लाख नहीं होगा। आगे चलो, ड्राइंग एंड डिजाइन, these have already been prepared, ये आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी जा चुकी है, मतलब की जा चुकी है। एंड 50% ऑफ द कॉस्ट है ऑलरेडी बीन इनकर, और इसके ऊपर 50% कॉस्ट जो है वो इनकर भी हो गई है। अब पॉइंट आता है, सर एक तरफ तो बोल रहे हो कि दीज हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, एक तरफ तो बोल रहे हो कि पूरी की पूरी प्रिपेयर हो गई है, एक तरफ आप बोल रहे हो कि 50% ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, तो सर एम्बिग्यूटी आ रही है। तो भैया ड्राइंग एंड डिजाइन है,
मतलब इनके ऊपर ड्राइंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी ड्राइंग्स वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको केवल डिलीवर करना है, तो अब आप उसको चाहे कलर प्रिंट आउट में दो चाहे कैसे भी दो, तो उस केस के अंदर आपकी कॉस्टिंग वाला पार्ट जो प्रिंटिंग वगैरह का है वो आपका 50% लग चुका है। आगे चलेंगे। मटेरियल के अंदर एक एक को ढंग से पढ़ेंगे। सीमेंट एंड सैंड आर ऑलरेडी इन स्टॉक, वो ऑलरेडी स्टॉक में, लेकिन आर इन रेगुलर इन यूज। एक तरफ तो आप ये बोल दो ना कि स्टॉक में है, और एक तरफ ये बोल दो कि रेगुलर इन यूज है, तो भूल जाओ कि वो क्वेश्चन में स्टॉक में है। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि आपका रेगुलरली इन यूज है, तो फिर भूल जाओ कि वो स्टॉक में है। इफ यूज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹8 लाख। उन्होंने कहा कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज होता है तो भैया 8 लाख रुपए में रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के आपका सीमेंट एंड सैंड्स के लिए जो इन्होंने 6 लाख रुपए लिखे हैं ना, इन्होंने लिखे हैं 6 लाख रुपए, यहां पर देखेंगे ना आप, इन्होंने लिखे हैं 6 लाख, तब की रिप्लेस होगा 8 लाख पे, तो रिलेवेंट कॉस्ट 8 लाख हो गई। ठीक है ना, आगे चलेगा। ब्रिक्स एंड टाइल्स आर रिप्रेजेंट परचेज मेड सेवरल मंथ्स बिफोर। क्वेश्चन कहता है जो ब्रिक्स एंड टाइल्स है ना, मतलब कि ईंटें और टाइल्स जो हैं वो कुछ महीने पहले खरीदी थी, बिफोर फॉर ए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दे कुड बी सोल्ड रेडिली फॉर ए नेट ऑफ 5 लाख आफ्टर मीटिंग ऑल फर्दर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन कहता है कि ब्रिक एंड टाइल्स हमारे पास ऑलरेडी परचेज करी हुई पड़ी थी, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बाय करा था, अगर वो यहां पर यूज नहीं होगा तो दे कुड बी सोल्ड, तो उनको हम बेच सकते थे। कितने में? 5 लाख में। तो आपके लिए जो करंट रियलाइजेबल वैल्यू है आपकी, वो आपके लिए इसकी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अदर्स की बात करें, अब आप ध्यान देना, यहां पर मटेरियल 4 थे, इन्होंने सीमेंट एंड सैंड्स के बारे में बोल दिया, ब्रिक एंड टाइल्स के बारे में बोल दिया, स्टील के बारे में नहीं बोला, सीधे अदर्स पे आ गए हैं। तो इसका मतलब स्टील वाले केस के अंदर मैं बात करूं तो इसका मतलब स्टील में जो 10 लाख है वो 10 लाख के 10 लाख इनकर होंगे, वही आपके लिए एक्चुअल इनकरेंस है। अदर्स में बोलता है कि मटेरियल वर्थ 2 लाख रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन आर इन स्टॉक, मतलब कि अदर्स हैं टोटल 10 लाख के, इसमें से 2 लाख का इंटीरियर का स्टॉक है, 8 लाख अदर है, मतलब टोटल 10 लाख अदर बोले हैं इसमें, लेकिन से इस 10 लाख में से 2 लाख इंटीरियर डेकोरेशन वाला सामान है। क्वेश्चन ने कहा स्टॉक में है फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव यूज इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर, उसके लिए लेकिन जो इंटीरियर डेकोरेशन का सामान है ना उसका कोई अदर यूज नहीं है भैया। तो हाउ एवर दे कैन बी सोल्ड फॉर ₹1 लाख, लेकिन उनको हम लोग 1 लाख रुपए में बेच सकते हैं। इसका मतलब उसके लिए हमको 2 लाख नहीं, उसकी केवल 1 लाख रुपए रिलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर ये आपका गेस्ट हाउस नहीं बनाएंगे तो हमको उसको बेचने से 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारे लिए रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन इज 1 लाख, बाकी का 8 लाख हमको जरूर से बाय करना पड़ेगा। लेबर की बात कर लेते हैं। स्किल्ड वर्कर विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट। स्किल्ड वर्कर जो है ना किसी दूसरे प्रोजेक्ट से यहां पर आएंगे। द प्रोजेक्ट मैनेजर क्लेम्ड दैट इफ द मेन वर रिटर्न टू हिम, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है ना वो कहता है कि क्लेम करता है कि अगर उसको वो व्यक्ति उनको रिटर्न कर दिए जाएं तो ही कुड हैव अर्नड द कंपनी एन एडिशनल 2 लाख इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। वो बोलता है कि हम भाई साहब अगर ये आप हमको रिटर्न कर दोगे तो हम 2 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हम लोग कमा लेंगे। अब दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि आपका लेबर चाहे वहां यूज हो चाहे यहां यूज हो, इन्होंने कहा साहब हम 2 लाख रुपए का जो एडिशनल आपका जैसे ही होगा तो हम लोग यहां पर 2 लाख रुपए कमा करके दे देंगे। इसका मतलब लेबर कॉस्ट तो आपकी रिकवर्ड है, लेबर कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको यहां पर स्किल्ड के केस में जो भी आपका है वो है केवल फॉरगॉन ऑफ प्रॉफिट, जो कि है 2 लाख रुपए। तो ऐसे केस में आपकी स्किल्ड की जो रिलेवेंट कॉस्ट होगी वो आपकी स्किल्ड के केस में ये 12 लाख रुपए प्लस 2 लाख नहीं होगी, ओनली 2 लाख रुपए होगी। 12 लाख रुपए आपके लिए यहां पर दोनों जगह पर कॉमन है, तो दोनों केस में ही लगेंगे, तो इसका मतलब वो इरेलेवेंट हो जाएगा। रिलेवेंट है केवल आपका 2 लाख रुपए, रिलेवेंट है आपका केवल 2 लाख रुपए। द सुपरवाइजर अंडरटेक वेरियस टास्क इन द साइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, सीधा सुपरवाइजर के पास पहुंच गए ये, मतलब इन्होंने अनस्किल्ड के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है और अनस्किल्ड के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं किया है। इसका मतलब पूरा का पूरा आउट ऑफ पॉकेट जाने वाला है। सुपरवाइजर अंडरटेक वेरियस टास्क इन द साइट and his pay and continuity of employment will not be affected by new contract। आपको मिलाकर के यहां पर जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर का क्या केस बोल रहा है इन्होंने
सुपरवाइजर के लिए इन्होंने बोला कि उसको सिंपली कुछ नहीं करना, उसको अपना टाइम डिवोट करना है न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन ही विल डिवोट हाफ ऑफ हिज टाइम, उसको केवल अपना हाफ टाइम यहां पर डिवोट करना है, मतलब उसको कुछ एडिशनल पे होगा ही नहीं, कुछ एडिशनल पे नहीं होगा इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से, बस केवल उसका समय यहां पर डिवोट होगा। ओवरहेड की बात कर लेते हैं। द इक्विपमेंट दैट वुड बी यूज्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इक्विपमेंट यूज होगा वॉज बोट 1 ईयर बिफोर, 30 लाख में वॉट किया था, 30 लाख में बाय किया पास्ट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 5 साल तक रहेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये अदर कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज हो सकता है। एंड करंट रिप्लेसमेंट प्राइस विल बी 32 लाख एंड इन ए ईयर्स टाइम इट विल बी 25 लाख। क्वेश्चन ने कहा कि साहब करंट में बेचोगे ना तो 32 लाख में बिक जाएगा। करंट रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब, क्योंकि ये केस कौन सा है, इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। आपको पता है मैंने बोला था मशीनरी के केस में, मैंने आपको बोला था कि 2 तरह की मशीनरी होती है, एक रेगुलरली इन यूज और एक होता है आपका कोई यूज नहीं है। कोई यूज नहीं है तो हम लोग करंट रियलाइजेबल वैल्यू का गैप लेते हैं, और अगर रेगुलरली इन यूज है तो हम करंट रिप्लेसमेंट प्राइस का गैप लेते हैं। दैट मीन्स 32 लाख और 25 लाख, तो दैट मीन्स आपके लिए डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पर जब बात करेंगे तो वहां पर 7 लाख रुपए का इनका गैप जो रहेगा वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। द जनरल ओवरहेड इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। जो जनरल ओवरहेड है ना उसमें दोनों दिया है, इन्होंने कहा जनरल ओवरहेड में इंक्लूड है स्पेसिफिक वाला भी और एब्जॉर्ब्ड वाला भी। मैंने आपको बोला था अगर एब्जॉर्ब्ड है तो इरेलेवेंट होता है और एब्जॉर्ब्ड इरेलेवेंट होता है, और अगर स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं तो स्पेसिफिक वाला जो पॉइंट रहेगा वो स्पेसिफिक वाला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, रिलेवेंट। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडरटेकन ₹4 लाख ऑफ द सेम कैन बी अवॉइडेड। अगर आपका कोई ये कॉन्ट्रैक्ट आप अंडरटेकन नहीं होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं लेते हैं तो 4 लाख रुपए आप अवॉइड कर सकते हो। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो ये 4 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स ये 4 लाख आपका स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, और स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट आपके लिए ऑलवेज रिलेवेंट होती है। आइए, आरएनजीसी लिमिटेड हैज ऑल्सो ऑन हैंड अनदर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कहता है आरएनजीसी लिमिटेड जो है मतलब बिल्डर जो है उसके पास कुछ दूसरा प्रोजेक्ट है, वो भी उसके हाथ में है, विच वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आरडीपीएल लिमिटेड वर टू एक्सेप्टेड। अगर आरडीपीएल वाला जो ये गेस्ट हाउस बनाने वाला काम अगर वो लेोगे तो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में है ना वो नहीं कर पाएगा। द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन दैट प्रोजेक्ट इज 10 लाख, और उसका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में है उससे 10 लाख का प्रॉफिट आप कमा सकते थे। अगर आप आरएनजीसी का काम करोगे, सॉरी आरडीपीएल का काम करोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉफिट फोरगोन होगा। दैट मीन्स वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन सुप्रा एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उससे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या, रिलेवेंट कॉस्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या रिलेवेंट कॉस्ट होगी, इररिलेवेंट कॉस्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। ये ध्यान देना है इस वाले पॉइंट पर। देखो आज तक आपने रिलेवेंट कॉस्ट तो कैलकुलेट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, वो तो आज तक आपने किया है। लेकिन इररिलेवेंट कॉस्ट अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्ट करने के कारण से इररिलेवेंट होना, वो आपको यहां पर कवर करना है। इंडिकेट विद रीजन एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर द कंपनी वेदर इट शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। आपको एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपको हमें बताना है। क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, सर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी रिलेवेंट कॉस्ट 1 करोड़ से कम आती है या ज्यादा आती है। ठीक है जी, आइए अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सॉल्व करने जा रहा हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13। मैं यहां पर आप लोगों के लिए दोनों ही चीज एक ही स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर रहा हूं कि रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट बोथ। कैलकुलेशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट and irrelevant cost if offer accepted।
पर्टिकुलर्स रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट। एक एक बात पे चलेंगे, बिल्कुल होले होले, ध्यान से समझते हुए चलेगा। सबसे पहला आ जाता है आपका लैंड। लैंड पर इन्होंने बोला, लैंड पर ये बोलते हैं साहब 3 ग्राउंड के 60 लाख हैं। 60 लाख नहीं है साहब, ओनली 20 लाख है। क्यों? बाकी के तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। सर क्या वो 40 लाख इररिलेवेंट है? मैंने कहा नो। सर कैसी बात कर रहे हो? 60 लाख में से आपका सर 20 लाख रिलेवेंट है, 40 लाख इररिलेवेंट हो गया ना अपने आप ही। सर 60 में से 20 रिलेवेंट, तो बाकी बचा हुआ इररिलेवेंट। मैंने कहा नहीं। यहां क्वेश्चन ने कहा कि अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो क्या इररिलेवेंट है वो बताना है। अब वो क्या रिलेवेंट है केवल आपको वही बताना है, तो केवल उसी के ऊपर फोकस करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, वो कॉस्ट हमको वो लेनी है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के कारण से इररिलेवेंट हो गई। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो वो लैंड ही काहे को देता, अपने को देता ही नहीं। क्लियर ना? आगे चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स एंड डिजाइन। अब ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए क्वेश्चन ने कहा कि साहब हमने ड्राइंग एंड डिजाइन जो है ना उस पर 7 लाख का खर्चा है, लेकिन वो ऑलरेडी बन चुकी है। वो ऑलरेडी बन चुकी है, तो उस पर जो भी अब खर्चा लगा चाहे नहीं लगा, वो जो भी हो चुकी है भैया। अब कई बार बच्चा बोलते थे सर कॉस्ट तो 50% ही लगी ना, बाकी की 50%। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा बात। कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है, वो हालांकि अपन लोग जानते नहीं है। आज की जेनजी जो जनरेशन है वो नहीं जानती है कमिटमेंट क्या होती है। बट जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, आज आप सोच के देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि यार मैं आप लोगों को क्लासेस दूंगा, 100 क्लासेस दूंगा। मैंने आपको 100 क्लासेस जो हैं वो आपको दे दी, आपके ड्राइव में अपलोड कर दी, और आपने मेरे को फीस दी केवल और केवल 50%, 5,000 रुपये। मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि भैया मैं आपको क्लास दूंगा, मैंने क्लास दे दी। अब आपको भी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब आप चाहे क्लास देखो चाहे मत देखो, आप मुझे अब पैसे देंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग एंड डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट कर दी, आर्किटेक्चर ने डिजाइन पूरी रेडी कर दी। अब चाहे उसको हमने आधा % ही पैसा दिया है, आधा % और देना पड़ेगा, तो इसलिए वो आपके लिए इररिलेवेंट होगी। तो 7 लाख रुपए आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी बात इन्होंने नहीं बोली, तो हम ये मानते हुए चलेंगे कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के हिसाब से रिलेवेंट हो जाएगा कितना? 10 लाख। आगे चलेंगे मटेरियल्स। मटेरियल में सबसे पहले आता है इनका सीमेंट एंड सैंड। मैं स्मॉल में लिख रहा हूं। सीमेंट एंड सैंड के बारे में इन्होंने कहा था कि साहब कुछ स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन रेगुलरली इन यूज है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए तो आपको भैया नया खरीदना पड़ेगा, जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 8 लाख रुपए है। ठीक है साहब, तो जो रिप्लेसमेंट होगी वही आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगी। फिर आगे चलिए ब्रिक एंड टाइल्स। ब्रिक एंड टाइल के लिए इन्होंने कहा साहब किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी थी, अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं होगा तो दैट कुड बी सोल्ड, और नेट उसके ऊपर 5 लाख रुपए पे बेच देंगे। तो अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलरली अगर उस ब्रिक एंड टाइल्स को अगर हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस में यूज करते हैं तो हम उसको बेच पाएंगे क्या? आंसर है नो। जब नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा? सर नहीं बेच पाओगे तो एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट हो जाएगा, और रिलेवेंट कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। आगे चलिए, स्टील के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सीधा का सीधा सारी की सारी पूरी की पूरी हम लोग क्या करेंगे? 10 लाख का 10 लाख आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। आगे चलें, अदर्स। अदर्स की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन ने कहा था साहब अदर्स के केस में इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन, तो इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन की बात करूं तो वो हो गया 1 लाख। तो आपका 8 + 1,
तो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा 9 लाख। सर ये 8 प्लस 1 कहां से आए? 10 में 2 लाख इंटीरियर के थे तो बाकी बचे हुए 8, तो 8 के बारे में कोई डिटेल नहीं है, दैट मीन्स वो आउट ऑफ पॉकेट ही जाएगा। तो 8 लाख प्लस इंटीरियर जो है वो ऑलरेडी स्टॉक में है, वो 1 लाख रुपए में बिक सकता है, तो वो 1 लाख रुपए बिकेगा, तो वो 9 लाख रुपए। क्लियर है? हो गया सर। आगे आ जाओ, लेबर स्किल्ड। लेबर के केस में उन्होंने कहा साहब हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट से लेबर को यहां भेजेंगे, और लेकिन उसका नेट ऑफ सारा मिला करके उसने बोला कि भैया स्किल्ड वर्कर विल बी ट्रांसफर टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट से आएगा साहब, वो अनदर प्रोजेक्ट से आएगा। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर क्लेम्ड दैट, प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्लेम किया, इफ द मैनेजर वर रिटर्न टू हिम, अगर वो उसको रिटर्न कर देते हो, ही कुड हैव अर्न द कंपनी एन एडिशनल 2 लाख इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन ने कहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो 2 लाख रुपए अर्न कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ सर? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ सारे खर्चे खुर्चे काट कूट के 2 लाख रुपए बचा लेगा। तो सारे खर्चे खुर्चे काट कूट के 2 लाख रुपए बचाएगा, इसका मतलब उसकी लेबर कॉस्ट वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। तो ऑलरेडी वो लेबर कॉस्ट रिकवर कर चुका है, इसका मतलब अब हमें फर्दर लेबर कॉस्ट रिकवर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो होगा 2 लाख रुपए का। जो 2 लाख रुपए हमारे पास है वो 2 लाख रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा। अनस्किल्ड के बारे में आपको कुछ कहा नहीं है, तो अनस्किल्ड के बारे में सीधा का सीधा पूरा का पूरा 8 लाख रुपए आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। बात कर लेते हैं सुपरवाइजर सैलरी। अब मुझे एक चीज बताओ, सुपरवाइजर की सैलरी है, क्वेश्चन ने कहा सुपरवाइजर जो है वो किसी दूसरे काम से उठा करके लेकर के आ रहे हैं, उसका कुछ भी मतलब वो वहां पे भी ठाला बैठा था, बस उसमें कुछ नहीं है, उसको हमने टोटल 10 घंटे के लिए हायर किया हुआ है, उसको उठा करके 5 घंटे आपको यहां पर देने हैं। 5 घंटे से उसका वो वहां पर भी हमको कोई निहाल नहीं कर रहा था, यहां पर भी कोई निहाल नहीं करेगा, आपको जितना सा जरूरत है ले लो आप इसको यूज, ये ठाला ही बैठा है। तो इसका मतलब इसके लिए जो कॉस्ट है ना वो इररिलेवेंट है, आपने जो यहाँ पर कॉस्ट ली है ये इररिलेवेंट है, तो ये कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करोगे तो ये 5 लाख रुपए की इररिलेवेंट कॉस्ट है। आगे बढ़ो, फिर इन्होंने इसके बाद में इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला ओवरहेड जनरल के लिए, और इसमें मैं लूंगा केवल स्पेसिफिक वाला। सर स्पेसिफिक वाला ही क्यों? स्पेसिफिक वाले का मतलब हो गया आपका टोटल, क्वेश्चन ने कहा आपका ओवरहेड जो है 4 लाख कैन बी अवॉइडेड, तो 4 लाख आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। बच्चा बोलता है सर 12 लाख में से 4 लाख रिलेवेंट हो गया तो 8 लाख इररिलेवेंट हो गया ना। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है आपके लिए इररिलेवेंट कॉस्ट कौन सी? इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, क्या केवल तो वो 8 लाख इररिलेवेंट होंगे? वो कॉस्ट तो फिर भी लग रही है, वो ऑफर एक्सेप्ट करो चाहे मत करो वो कॉस्ट तो फिर भी लगेगी, तो वहां पर इररिलेवेंट कॉस्ट में उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आपको क्वेश्चन ने यहां पर कहा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अंदर क्वेश्चन कहता है आपके 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है। अब 6 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन है भाई साहब, आपके 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो क्या है? बेसिकली बुक वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकवर करना। तो क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के कारण से आपका वो हुआ इररिलेवेंट? आंसर है यस, तो वो आपका इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन ने कहा कि साहब करंट रियलाइजेबल वैल्यू, एक नया इक्विपमेंट हमने यूज किया है, इक्विपमेंट जो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है उसका 32 माइनस 25, तो 7 लाख जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी। तो 32 माइनस 25। अब बच्चा बोलता है सर एक जगह पर यहां पर डेप्रिसिएशन आपने 6 लाख था, आपने 6 लाख में से 7 लाख तो कर दिया रिलेवेंट, 6 लाख कर दिया इररिलेवेंट। मैंने कहा दोस्तों ये जो 6 लाख था ना ये बेसिकली अमोर्टाइजेशन है, और ये कैसे किया?
क्वेश्चन ने कह रखा है 30 लाख रुपए में परचेज किया था 1 साल पहले और ये 5 साल तक चलेगा, तो 30 लाख डिवाइड बाय 5 साल तो 6 लाख इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया था। तो वो जो कैलकुलेशन है वो इस ऑफर के कारण से एक्सेप्ट नहीं होगी, अमोर्टाइज है, तो हमने उसको 6 लाख यहां पर ले लिया। लेकिन जो ये रिप्लेसमेंट प्राइस का जो गैप है ये आपके लिए क्या होगा, रिलेवेंट होगा। क्लियर। इसके अलावा एक इन्होंने कहा है प्रॉफिट फॉरगोन जो रहेगा वो भी आपके लिए क्या होगा, वो भी आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा, जो कि है 10 लाख। प्रॉफिट फॉरगोन क्वेश्चन ने कहा था कि हाँ भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन हैंड है, प्रॉफिट फॉरगोन ऑन इन हैंड कॉन्ट्रैक्ट, $10 लाख। डन। यस सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन डन है, तो लगा दो टोटल लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 20 + 10 + 8 + 5 + 10 + 9 + 2 + 8 + 4 + 7 + 10, 93 लाख। ये तो हो गए आपका टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, और यहां पर आ गया 7 + 5 + 6, 18 लाख। ये हो गया आपका इरेलेवेंट कॉस्ट। क्वेश्चन ने पूछा था कि टोटल रिलेवेंट कॉस्ट बताइए जब अगर हम ऑफर एक्सेप्ट कर लें तो हो जाएगा 93 लाख। इरेलेवेंट कॉस्ट बताओ अगर ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो वो हो जाएगा 18 लाख। अब क्वेश्चन ने तीसरा पॉइंट पूछा कि क्या हम ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आंसर है यस सर। आप क्वेश्चन ने सॉल्यूशन में लिख रखा है 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है, सॉल्यूशन में देख लेना। सिंस द ऑफर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ₹1 करोड़ एंड इट्स रिलेवेंट कॉस्ट इज 93 लाख, दिस फिगर क्लियरली शोज कि ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है उसको कुछ एक क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउट्स रह सकते हैं, तो मैं उन डाउट्स को यहीं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि लैंड के केस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ड्राइंग एंड डिजाइन के केस में आपको डाउट आ सकता है, अगर आता है तो मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। ड्राइंग्स के केस में क्योंकि ड्राइंग्स ऑलरेडी बन चुकी है, ये ऑफर एक्सेप्ट होगा, तो वहां पर इस पर्टिकुलर ऑफर के केस में ही वो ड्राइंग्स बनाई गई थी, तो वो इररिलेवेंट होगी। रजिस्ट्रेशन कोई डाउट नहीं आएगा, सीमेंट एंड सैंड में डाउट नहीं आएगा, ब्रिक्स एंड टाइल्स में नहीं आएगा, स्टील में नहीं आएगा, अदर्स में नहीं आएगा। एक आ सकता है आपको स्किल्ड लेबर में। स्किल्ड लेबर में क्वेश्चन ने कहा कि साहब आपका 2 लाख रुपए में सारे लेबर कॉस्ट काट कूट के नेट प्रॉफिट बचाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि लेबर कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर है। तो लेबर कॉस्ट रिकवर है तो केवल जो प्रॉफिट का लॉस है केवल वही हम लोग यहां पर एज ए रिलेवेंट कॉस्ट ले लेंगे, क्योंकि वो वहां पर रिकवर हो जाता। ठीक है, क्लियर। आगे चलिएगा, फिर अनस्किल्ड में कोई डाउट नहीं आएगा। सुपरवाइजर सैलरी वो इस ऑफर को एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो उसका यहां पर आना ही नहीं बनता, वो वहीं के वहीं रह जाता। यहां इस पर्टिकुलरली ऑफर में आपने उसको 5 लाख रुपए दिए क्योंकि डिवोट किया है। अरे डिवोट करने की जरूरत कहां पड़ रही है, ठाला बैठा है, रिलेवेंट है ही नहीं, वो इररिलेवेंट है। वो 5 लाख रुपए जो आपने डिवोट किए ना यहां पर, वो डिवोट करने की जरूरत ही नहीं थी, वो ठाला बैठा है, उसको हटाओ। फिर आओ ओवरहेड स्पेसिफिक, और इस पे आपको डाउट आना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको आता है तो मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंस है वो आप लोगों का वैसे भी एब्जॉर्ब रहेगा, वो ऑलरेडी इस जगह पर आपको अलोकेट किया गया, बाकी इसको अलोकेट नहीं किया जाना था पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में, उसका कोई रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो इन्होंने पर्टिकुलरली इक्विपमेंट को अमोर्टाइज किया, जो कि इन्होंने यहां पर किया, तो इसलिए इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करने के कारण से इन्होंने इस ऑफर के अंदर वो बिल्ट किया है उस डेप्रिसिएशन को, तो हमने वहां पे ले लिया। प्रॉफिट फॉरगॉन में का डाउट आएगा नहीं। इसी के साथ आप लोगों का रिलेवेंट कॉस्टिंग के जो सम है वो 4 सम मैंने आप लोगों के साथ लिए, और बेसिकली ये 4 सम थे जो कि इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के जून 23, जून 24, दिसंबर 23, दिसंबर 24 इन 4 अटेम्प्ट में जो भी सम्स आप लोगों के पूछे गए उन सारे सम्स को मैंने यहां पर कवर अप किया। उम्मीद करता हूं कि यहां पर रिलेवेंट कॉस्टिंग से संबंधित जितने भी सम्स हैं वो सारे मैंने आप लोगों के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए होंगे इस क्वेश्चंस के सहारे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तो रिलेवेंट कॉस्ट में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारी
SCM का सार करके हमारी बुक आती है। नोट्स बुक होते हैं, हैंड रिटन नोट्स बुक होते हैं, जो स्टूडेंट मेरी क्लास लेते हैं उनके पास जाता है, मल्टी कलर बुक है। जो नहीं है जिनके पास, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारी ऐप में जाकर के बाय कर सकते हो। बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, 100 रुपीज से भी कम का अमाउंट पर आपको ऐप में मिल जाता है। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए कलर की, तो वो आप हमारी वेबसाइट lpsecma.com से डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हो। केवल प्रिंटिंग एंड कुरियर चार्जेस हम लोग चार्ज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई प्रॉफिट मेकिंग हमारा उस बुक में नहीं है, क्योंकि मल्टी कलर बुक है। अराउंड 250 या 300 पेजेस की बुक है, और हम लोग 350-400 रुपीज के आसपास ही उस पर चार्ज कर रहे हैं, और इन कुरियर चार्जेस मिला करके, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए रखा है, तो आप लोग चाहो तो वहां से वो भी ऑर्डर कर सकते हो। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के इस सेशन के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि रिलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ कराए वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि नहीं आए। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय। और यस, दिल से बोलते रहेगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।